ऑर्गन में हम लोगों ने कल आई को फिनिश कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ईयर। ठीक है ना। हम लोगों को पहले ही पता है कि ईयर इज़ एन स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन। स्टैटो अकॉस्टिक, दो वर्ड यूज़ किया मैंने यहाँ पर, स्टैटो और अकॉस्टिक। स्टैटो मीन्स ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अकॉस्टिक वर्ड रिलेटेड होता है साउंड से। अकॉस्टिक किससे रिलेटेड होता है बोल? साउंड से। ठीक है ना। तो स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? क्योंकि ये साउंड को सिग्नल, साउंड के स्टिमुलस को रिसीव करने में भी हेल्प करता है और इक्विलिब्रियम के स्टिमुलस को रिसीव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है ना। इसके लिए इसके पास दो रिसेप्टर होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। साउंड को रिसीव करने के लिए फोनो रिसेप्टर होता है और इक्विलिब्रियम को रिसीव करने के लिए स्टैटो रिसेप्टर होता है। ठीक है ना। तो कहाँ पर क्या होता है वो सब हम लोग अभी डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले ईयर का स्ट्रक्चर या डायग्राम पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना। सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो ईयर जो होता है हमारा, इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। ठीक है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है ये 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। पिना, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं। कान का पर्दा बोलते हैं ना, कान का पर्दा, इंग्लिश में उसको ईयर ड्रम बोलते हैं। बायोलॉजी में उसका नाम क्या बोलो? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल ईयर जो होता है ये बना होता है 3 ईयर ऑसिकल्स से। किससे? 3 ईयर ऑसिकल्स। ये 3 छोटी छोटी हड्डी होती है, लिटरली बोन्स होती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी। इनको ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। 3 है टोटल, उनके भी नाम है, क्या है अभी डायग्राम में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। और जो इंटरनल ईयर होता है ये बना होता है वेस्टिब्यूल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। इन 3 चीज़ों से इंटरनल ईयर बना होता है। वेस्टिब्यूल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। ठीक है ना। तो एक एक चीज़ को लोकेट करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कहाँ पर होता है, क्या काम करता है, सब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में सबसे पहले क्या बेटा बोल? पिना। तो ये जो आउटर ईयर हमको दिखता है, जो बाहर से हमको एक कान दिखाई देता है, इसको पिना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा बोल? पिना। तो हमारा डायग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। दिस इज पिना। ठीक है ना। ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज पता है ना, कार्टिलेज? ठीक है ना। जो हड्डी जैसा होता है पर नर्म होता है, जैसे नाक में होता है ना, वैसे यहाँ पर भी कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। इसको हम लोग पिना बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो पिना होता है ये इमूवेबल होता है, हम लोग इसको मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कभी जानवरों को देखा है, बिल्ली वगैरह को अगर आपने कभी देखा है, कुत्ते बिल्ली को, तो उन लोग को जिस साइड से आवाज़ आती है ना, उन लोग अपना पिना वो साइड ऐसा टर्न कर लेते, देखियो, है ना। तो उन लोगों में जो उनका जो पिना होता है ना, इट इज़ मूवेबल। पर हम इंसानों में इट इज़ इमूवेबल। ये इमूवेबल नहीं होता है। हमको पीछे की आवाज़ अगर क्लियर सुनना है ना, तो हम लोग अपना पिना नहीं मूव कर सकते। वील हैव टू मूव आवर नेक। हमको अपनी गर्दन मूव करना पड़े। समझ में आ रहा अच्छे से? और एनिमल्स दे हैव दिस स्पेशल कैपेबिलिटी, दे कैन इवन मूव देयर पिना। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये एक फ़नल की तरह काम करता है। फ़नल समझता है? फ़नल, कुप्पी, फ़नल, कुप्पी। ये फ़नल का काम करता है। जब मैं साउंड वेव आपकी तरफ भेज रहा हूँ तो उस साउंड वेव को पकड़ करके यहाँ ये जो ओपनिंग दिख रही है ना, उस पर फोकस करना, ये पिना का काम है। लाइक अगर हमारे पास पिना नहीं होता, जैसे आप पिना को बंद कर लो, ये ओपनिंग को बंद कर लो, तो साउंड वेव सीधी सीधी जाती, रिसीव होती, लेकिन उतनी क्लियर रिसीव नहीं होती, बहुत कम रिसीव होती। ये सेंटर पे फोकस करता है, उस फ़नल की तरह काम करता है, कुप्पी का काम करता है, साउंड वेव को पकड़ के सेंटर में फेंकने। समझ अच्छे से? सो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल ईयर में, जो कि क्या कहलाता है बेटा? पिना। ठीक है। पिना के बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर है बेटा, उसका नाम है ऑडिटरी कैनाल। क्या नाम है बोल? ऑडिटरी कैनाल। तो ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ना, यहाँ से एक कैनाल अंदर की तरफ जाता है। कैनाल समझते हैं ना, एक नाली है ऐसा समझो। एक कैनाल अंदर की तरफ जाती है जिसमें हम लोग ईयरबड डालते हैं कि नहीं, कान साफ करने के लिए। इस कैनाल को ही हम लोग ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते बोल? ऑडिटरी कैनाल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीटस। इसको मीटस भी कहा जाता है, मीटस। ठीक है ना।
ऑडिटरी कैनाल या मीटस, दोनों एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे तो लेट्स से दिस इज़ ऑडिटरी कैनाल, ठीक है बेटा, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है ना। ठीक है, इस ऑडिटरी कैनाल से जो साउंड वेव है वो अंदर की तरफ जाएगी। अब इस ऑडिटरी कैनाल की जो लाइनिंग होती है ना बेटा, इसकी लाइनिंग पे स्मॉल हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और कुछ सेबेशियस और म्यूकस के ग्लैंड होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड पता है ना, सेबेशियस जो अपने स्किन पे होता है, जो सीबम बनाता है, ऑयली सब्सटेंस। तो यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जो मिक्स होकर के वैक्स बनता है। क्या बनता है बोल? तो अपने कान में वैक्स बनता है ना, ब्राउनिश कलर का, कान साफ़ करने पे जो बाहर आता है, इसको ईयर वैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? ईयर वैक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेयर सेल होते हैं और वैक्स बनता है, और ये वैक्स का बनना ज़रूरी है, ये नहीं बनेगा तो डेंजरस हो जाएगा। हमारे कान में जो वैक्स बनता है उसका बनना अच्छी बात है, वो बनना ही चाहिए। इसका काम क्या होता है, हवा के ज़रिए जो खाली साउंड वेव अंदर नहीं जा रही, जब हवा अंदर जा रही है आपके ट्यूब में, तो काफ़ी डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह भी अंदर जा रहे हैं ना। तो जो हेयर होते हैं ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। जो वैक्स होता है वो भी क्या करता है बोल? डस्ट पार्टिकल को और पैथोजन वगैरह को क्या करता है? ट्रैप करता है, अंदर जाने से बचाता है। समझ में आ रहा अच्छे से? सो इट इज़ गुड दैट वी हैव दिस वैक्स। वो वैक्स का अंदर होना ज़रूरी है, नुकसानदेह नहीं, उल्टा फ़ायदेमंद है। हाँ, जब वो हद से ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्लीनिंग वगैरह करानी पड़ती है। समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग जब उसको साफ़ करते हैं ना कान को, तो उसको और ख़तरनाक बना देते हैं। लाइक जो वैक्स यहाँ पर बन के तैयार हो रहा था, आप क्या करते हो? ईयरबड लेते हो, वो जो पाइप स्ट्रॉ जैसा रहता है ना, और उसके ऊपर कापूस लगा हुआ रहता है। अब जैसे ही इसको कान के अंदर डालते हो ना, तो जो वैक्स था वो इसके कापूस के प्रेशर की वजह से सरफेस पे लग करके पीछे और पीछे चला जाता है और अंदर चला जाता है, जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब वो उधर डाइल्यूट हो गया, डिज़ोल्व हो गया या वापस आके आ गया, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो वहीं पे रह गया और उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो फिर अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है। कान के अंदर ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है, और फिर उसको मशीन के ज़रिए ENT से क्लियर कराना पड़ता है। मालूम है ना ENT? ENT जानते हो? ये भी डॉक्टर्स होते हैं। ENT का फुल फॉर्म है ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, ये अपना स्पेशलाइजेशन इन 3 ऑर्गन्स में करते हैं, कान, नाक और गला। ये 3 चीज़ का एक ही डॉक्टर होता है, उनका स्पेशलाइजेशन ही इसी ब्रांच में होता है, तो उनको ENTs कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? ENTs। अब अगर कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो तो वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है ENT, ऐसा लिखा रहता है, नीचे मराठी में लिखा रहता है नाक कान घसा, ऐसा लिखा रहता है उधर। समय अच्छे से, तो फिर उसको ENT लगता है। नॉर्मल डॉक्टर से करा के भी मतलब नहीं, वो लोग पानी मार के साफ़ करते, लेकिन वो और कहीं ख़राब हो गए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ENTs के पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे लगा के, इधर सामने ऐसा, आँख के पास दूरबीन रहती है, यहाँ पे लाइट रहती है, और फिर इतनी बड़ी ऐसे मशीन्स होती है जिसके ज़रिए लोग उसको सक करके निकालते हैं, साफ़ करते हैं। उनको पता है वो सब कैसे करना है, उनका काम ही वही है ना। उनको 2 साल स्पेशलाइजेशन में सिखाए हुए गए। इवन दे आर सर्जन ऑल्सो। आपके कान के अंदर कुछ सर्जरी वगैरह करनी होती तो ENT सर्जन ही उसको करता है, कान, नाक या गले में। समझ में अच्छे से? तो जो वैक्स को हम लोग पीछे ढकेल देते हैं बेटा, वो डेंजरस होता है। तो आप किसी भी ENT से पूछोगे ना कान को वैक्स को साफ़ करना है कैसा, तो आपको मना करे, सीधा मना करे, बोलेगा मत करो, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात। समझ में अच्छे से? अंदर पानी है, कचरा है, रहने दो, चलेगा, कोई मसला नहीं, लेट इट बी देयर। आप बहरे नहीं हो जाओगे, आपको सुनाई देगा। समझ रहे? वो जब ज़्यादा हो जाएगा ना, वो खुद ही अपने आप बाहर आने लगे। बाहर दिखा तो ऐसा निकाल के नहाते टाइम साफ़ कर लेना, है कि नहीं? वज़ू वगैरह करते हम लोग तो कान में ऐसा उंगली करते हैं ना, मसा करते टाइम करते हैं ना, तो वो साफ़ हो जाएगा। उसको ज़बरदस्ती और फोर्स लगा के अंदर नहीं ढकेलना, क्योंकि इसके बाद जो ऑर्गन है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर है तीसरा वाला, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं, इट इज़ वेरी डेलिकेट। ये बहुत डेलिकेट होता है बेटा, बहुत नाजुक होता है, ठीक है ना। और इसको डैमेज मतलब आपका हियरिंग डैमेज। अगर आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज हुआ, ईयर ड्रम को डैमेज हुआ, तो इट इज़ डायरेक्ट डैमेज टू योर हियरिंग। वो आपकी हियरिंग कैपेसिटी को कम करे। समझ अच्छे से? इसीलिए बोलते हैं कि जब हम लोग ईयरफोन्स वगैरह लगाते हैं, चाहे ईयरफोन हो चाहे हेडफोन हो, कुछ भी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज आपने सीधा उसको यहाँ पर लगाया ना। नॉर्मली हम लोग साउंड को कलेक्ट करके फिर भी भेजते हैं अंदर, आपने सीधा यहाँ पे सोर्स लगाया और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है।
अब अपन खरीदते महंगा महंगा एयरफोन, बोले बाजू की आवाज़ भी नहीं आना चाहिए, मैं एकदम बहरा हो जाना चाहिए, है कि नहीं। बाजू में कोई चिल्ला भी रहा हो तो मेरे को आवाज़ नहीं आना चाहिए, इतना तेज़ एकदम सुपर लाउड होना चाहिए, सुपर लाउड। वो जितना ज़्यादा साउंड वो अंदर फेंकेगा ना बेटा, ये ईयर ड्रम के ऊपर उतना स्ट्रेन आएगा, उतना प्रेशर आएगा, ये ईयर ड्रम उतना ज़्यादा ओवर काम करेगा। असल में होता क्या है, जब साउंड वेव अंदर जाती है ना तो ये ड्रम की तरह ऐसा खींचा हुआ है, मेम्ब्रेन है ऐसा खींचा हुआ है, साउंड वेव जब इस तक पहुँचती है ना तो ऐसा वाइब्रेट होता है। अब उसको इतने नज़दीक से इतना लाउड साउंड दोगे तो जो ऐसा वाइब्रेट होना तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा। और बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर से आपने ओवर काम करा के लिया, उसको डैमेज होना पक्का है। सिर्फ ये नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपने उससे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाया तो उसका डैमेज होना क्या है बेटा, पक्का है, ठीक है ना। इसलिए जब हम लोग ईयरफोन वगैरह यूज़ करते हैं, हेडफोन्स, ईयरफोन, ईयरबड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको 70% ज़्यादा वॉल्यूम से नहीं सुनना चाहिए। 70% इज़ ए मैक्सिमम लिमिट। इसीलिए आजकल तो मोबाइल वगैरह आपको वार्निंग भी देता है ना, जब आप फुल वॉल्यूम पे कोई चीज़ देखते हो, थोड़ा टाइम तक देखते हो, ज़्यादा टाइम तक, आधा घंटा 1 घंटा, तो ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम को कम कर देते हैं और आपको फिर वार्निंग लिख के देते हैं कि हेयरिंग एट अ लाउड वॉइस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन में डैमेज योर हेयरिंग कैपेसिटी परमानेंटली, ऐसा लिख के आता है। और फिर जब तक आप उसको पढ़ के एक्सेप्ट या ओके नहीं करोगे तब तक आप वापस से वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते, समझ रहे, आप वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते। तो वो जानबूझ के करा है कंपनीज़ ने इंस्टॉल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेयरिंग कैपेसिटी उसके वजह से डैमेज हो रही और यंग एज में हो रही, यूथ में हो रही। हेयरिंग कैपेसिटी डैमेज होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कमज़ोर होता है, लेकिन बड़ी उम्र के साथ। आपने अक्सर देखा होगा घर में जो नाना नानी दादा दादी रहते हैं, वो लोग थोड़ा ऊँचा सुनते हैं, है नहीं, उनके कान के पास जाके चिल्ला के बोलना पड़ता है तो उनको सुनाई देता है। वो उनकी एज की वजह से है, उनका ईयर ड्रम वीक हो गया, नहीं काम कर रहा है बराबर। लेकिन अब क्या देखने को मिला है, एयरफोन्स और हेडफोन्स की वजह से यंग एज में 30-35 की एज में लोगों की हेयरिंग कैपेसिटी कम होते जाए। हेयरिंग कैपेसिटी का भी टेस्ट होता है, मानो ENT के पास जाओगे तो करेगा आप कितना % साउंड को कैच कर पा रहे हो, 10%, 20%, 30%, 60%, 70%, 80%, 100%। अच्छा ईयर वो है जो 100% साउंड को कैच कर रहा है। आप जितना लेस कैच कर रहे हो मतलब आपकी हेयरिंग कैपेसिटी, आपको उतना हेयरिंग डैमेज हो चुका है, समझ आ रहा अच्छे से। तो इफ़ यू वांट योर ईयर्स टू बी हेल्दी, आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पे नहीं सुनना चाहिए। एंड नीदर यू शुड लिसन टू इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। भले से आप कम वॉल्यूम पे भी सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए तभी भी तो स्ट्रेन आएगा ना उस पर, हद से ज़्यादा जब आप उसको वाइब्रेट कराओ। जैसे हम लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा ईयरफोन लगा करके दोनों कान में बैठे रहते हैं तो उससे भी डैमेज होता है। तो इट शुड नीदर बी टू लाउड नॉर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और आप तो दोनों को कंबाइन करके सुनते हो, ज़्यादा टाइम के लिए सुनते हो और फुल वॉल्यूम पे सुनते हो, ऐसा नहीं करने का। 60-70% पे सुनने का। अब आप बोलोगे सर आवाज़ ही नहीं आती है, 50-60 पे सुनो तो आवाज़ ही, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो उल्टा टेंशन की बात है। आप इस एज में आपको 50-60 वॉल्यूम पे आवाज़ नहीं आ रही, मतलब अंदर कुछ दिक्कत हो चुकी है ऑलरेडी। यू आर प्लेइंग विथ योर हियरिंग कैपेसिटीज़। क्योंकि 50-60 पे एक यंग इंसान को तो आराम से सुनाई देना चाहिए, उसके कान इतने तो हेल्दी होनी चाहिए, समझे अच्छे से। तो उसकी आदत डालो, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसको यूज़ नहीं करने का। स्पेशली आपसे बात कर रहा हूँ मैं, यू आर साइंस स्टूडेंट, आप साइंस स्टूडेंट हो। आगे जाहिर सी बात है आप में से आधे बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, आज के टाइम पे यही हो रहा है। आधे से ज़्यादा बच्चे एंट्रेंस के लिए बैठ रहे, उनसे क्लियर हो या ना हो बैठ रहे, है कि नहीं। एंड दे हैव टू सिट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। उनको काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर्स देखने होते हैं, 3-3 घंटा 4-4 घंटा एक गो में एक साथ। तो जाहिर सी बात है उसको ईयरफोन लगा के देखना पड़ेगा, ईयरफोन या ईयरबड लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो आपको समझ में आएगा नहीं, है कि नहीं। तो आप कान में ईयरफोन लगा के 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठोगे तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखने का। द वॉल्यूम शुड नॉट बी टू लाउड, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। वेन एवर यू फील इरीटेशन इन योर एयर, आपको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा इरीटेशन हो रहा है मेरे को सुनने के वजह से, रिमूव इट इमीडिएटली, उसको निकाल लो। थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट, 5 मिनट समझते हैं ना, वो 5 मिनट का 50 मिनट नहीं होना चाहिए। थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट लो, कानों को आराम दो, ईयर ड्रम को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, उसके बाद कंटिन्यू करो, समय अच्छे से। अब तो कंपनीज़ ने महंगे महंगे एयरफोन निकालने शुरू कर दिए, ओवर द ईयर, कानों के ऊपर यहाँ पे पहनने वाले, वो सीधा टेम्पोरल लोब के ऊपर आपको पहनना है, यहाँ पर पहनना है, मतलब यहाँ नहीं पहनना, उसको यहाँ पहनना है। अब तो चश्मे के साथ इनबिल्ट आता है, लाख रुपए के चश्मे आते हैं। आगे आपके एक लेंसेस लगे, वो आपको देखने में हेल्प करेंगे, और जो चश्मे की डंडी रहती है ना उसके निचले हिस्से में ईयरिंग का वो लगा रहता है डिवाइस, उसको ब्लूटूथ से मोबाइल से कनेक्ट कर लो, वो यहाँ पे रखे रहेगा, आपको उससे सुनाई देगा, आवाज़ आएगी आपको उससे। वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वो वाइब्रेशन सीधा आपके ईयर ऑसिकल तक जाती है, मिडल ईयर तक जाती है, और आप उसको सुनते हो कि क्या बज रहा है। उसको कान पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं, उसको ओवर द ईयर बोलते हैं।
ओवर द ईयर हेयरिंग डिवाइसेस बोलते हैं उसको, समझ में अच्छे से। तो अपनी हेयरिंग कैपेसिटी का थोड़ा ध्यान रखने का, उसको इतना जल्दी डैमेज मत, बुढ़े हो जाओ अपने आप डैमेज हो जाएगा थोड़ी, ठीक है ना, यंग एज में डैमेज मत करो उसको। तो दिस इज पिना, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। पिना इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसका काम है साउंड को फोकस करके फनल की तरह काम करके ऑडिटरी कैनाल में भेजना। ऑडिटरी कैनाल ये एक कैनाल है, जाहिर सी बात है उसके नाम में ही है, ठीक है ना। हेयर सेल्स है उसके अंदर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, म्यूकस सिक्रीट होता है, वैक्स सिक्रीट होता है जो डस्ट पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है अपने अंदर ट्रैप करता है। और तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस, tympanic membrane, you can also call this eardrum। ये तीनों मिल करके हमारा बनाते बेटा एक्सटर्नल ईयर, ठीक है ना। अब ये काफ़ी डेलिकेट होता है, मेम्ब्रानस होता है, मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन का बना होता है। इसके आउटर साइड पर ऐसी स्किन होती है, आउटर साइड पर स्किन जैसे ये है, अंदर इसके म्यूकस भरा हुआ रहता है। अंदर क्या भरा हुआ रहता है इसके, म्यूकस। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का कान बहता है देखो, तो उनको डॉक्टर्स बोलते हैं, ENT सर्जन बोलते हैं आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। असल में उसमें दिक्कत क्या हो जाती है मालूम, ये जो ईयर ड्रम रहता है ना, इस पर सुराख हो जाता है किसी पोर्शन में, इधर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे सुराख हो जाता है। तो जब उधर सुराख होगा तो उसके अंदर जो म्यूकस भरा हुआ है वो निकल के आएगा ना। जब ये ऐसा वाइब्रेट करेगा तो अंदर म्यूकस भरा हुआ है, आपने उस पर छेद कर दिया तो म्यूकस बाहर निकल के आएगा, तो उनका कान फिर बहने लगता है, उनका म्यूकस यहाँ से बहने लगता है, और फिर उनको अंदर बहुत पेन भी होगा, जाहिर सी बात है। जब कुछ सुन रहे हैं या नहीं भी सुन रहे, बैठे बैठे भी यहाँ पे लग रहा है तो भी पेन होता है उनको, तो फिर उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी होती है ऑपरेट करके, ENT सर्जन ये जो ईयर ड्रम होता है उसमें जो सुराख है ना उसको ग्राफ्ट करके, मतलब उसको बंद करते हैं, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगा करके उसको बंद करते हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा किसी का कान आन बहता है, काफ़ी टाइम उसको म्यूकस दिखता है, तो उसको इग्नोर नहीं करने का। इट माइट बी अ परफोरेशन इन योर ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हो भी सकता है, या हो सकता है फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से आ रहा हो, लेकिन उसको हल्के में नहीं लेने का। यू शुड कंसल्ट एन ENT सर्जन, आपको एक ENT को कंसल्ट करना चाहिए कि वो क्यों आ रहा है, कान क्यों बह रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। अभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऊपर से स्किन के तरह बना हुआ है, अंदर इसके क्या भरा हुआ है बेटा, म्यूकस भरा हुआ है। काम क्या है इसका, व्हाट डज इट डू, जाहिर सी बात है अभी बता दिया, जो साउंड वेव आई है ऑडिटरी कैनाल से होता हुआ किधर आएगा, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आएगा। एक तो जमा नहीं करी, ऊपर से साइलेंट भी नहीं करी, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसा क्या करेगा, उस साउंड वेव की वजह से ऑसिलेट होगा। अब इस ऑसिलेशन को, इस वाइब्रेशन को, साउंड वेव की वजह से क्रिएट होने वाले इस वाइब्रेशन को हमको आगे ट्रांसफ़र करना। तो इसको आगे ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, मिडल ईयर। मिडल ईयर ना सिर्फ इसको आगे ट्रांसफ़र करता है बल्कि इसको एम्पलीफाई भी करता है। मतलब अगर ईयर ड्रम ऐसा ऑसिलेट कर रहा था तो मिडल ईयर उसके ऑसिलेशन को ऐसा कर देगा, थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देगा, ताकि ये रिसेप्टर सेल तक पहुँचे प्रॉपर, जहाँ तक इसको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है वो देखते हैं। तो मिडल ईयर किसका बना हुआ बेटा, 3 ईयर ऑसिकल्स। 3 ईयर ऑसिकल, दे आर एक्चुअली बोन्स। ये तीनों कौन है बेटा, बोन्स है। 3 बोन्स होती है टोटल। कितनी बोन्स होती है बोल, 3। मेलियस, इनकस और स्टेपीस। मेलियस, इनकस और स्टेपीस। मेलियस मतलब होता है हैमर शेप। मेलियस मतलब क्या होता है बोल, हैमर शेप। इनकस मतलब होता है एनविल शेप। एनविल किसको बोलते हैं पता है, मूछी वगैरह लोग को अगर आपने देखे रहेंगे तो लोग जिसके ऊपर वो चप्पल को रख के सिलते हैं, ऐसा नीचे जो रहता है कि नहीं, लोहार लोग के पास भी रहता है, देख हथौड़ा मारते तो नीचे एक प्लेटफॉर्म रखा रहता है ना, तो उसको एनविल बोलते हैं। ऐसे शेप का दिखता है, देखिए ऐसे शेप का रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं बोल, एनविल। तो मेलियस मतलब हैमर, ये हैमर शेप का होता है इसलिए उसको हैमर नाम ही दिया गया। हैमर का मतलब, हैमर को मेलियस भी कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है ना। और इनकस एनविल शेप का होता है इसलिए उसका नाम इनकस है। और जो स्टेपीज होता है ये स्टिरअप शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है बोल, स्टिरअप। स्टिरअप किसको बोलते हैं सर, अगर आपने कभी हॉर्स राइडिंग को देखा है या घोड़े वगैरह को देखा है तो घोड़े लोग के ऊपर बैठने के लिए सैडल जो रहता है उनका, सैडल मतलब जिस पे बैठना होता है, उसके ऊपर ऐसा एक रस्सी निकली रहती है और वो रस्सी में ऐसा एक हुक लगा रहता है ना। इसके अंदर हम लोग पैर फंसा के ऊपर चढ़ते हैं, उसको स्टिरअप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बोल, स्टिरअप। ये शेप की होती है तीसरी बोन, जिसका नाम क्या है बोल, स्टेपीस। तो इन तीनों बोन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। देखो सबसे पहली बोन मेलियस, ये पहली बोन है मेलियस। सेकेंड बोन इनकस, ठीक है, एंड द थर्ड बोन इज स्टेपीस।
ठीक है ना। ऐसी 3 बोन्स होती है, इनको 3 ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? 3 ईयर ऑसिकल्स। दिस इज योर मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। अच्छा, स्टेपिस के बारे में एक खास बात और है, ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी है। बॉडी के अंदर टोटल 206 हड्डी होती है ना, उसमें सबसे छोटी हड्डी यही है, स्टेपिस साइज़ में। समझ में आ रहा अच्छे से? इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोल? ईयर ऑसिकल। क्या कहते हैं? ईयर ऑसिकल। ठीक है ना। अब ये ईयर ऑसिकल, यही ईयर ऑसिकल मिलकर के अपना मिडल ईयर बना रहा है, लेकिन इस ईयर ऑसिकल के सराउंडिंग में भी आपको ऐसा एक कैविटी दिखेगी, ठीक है ना, और नीचे ऐसा एक ट्यूब दिखेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका मिडल ईयर है। ये क्या बोल? मिडल ईयर। दिस इज योर मिडल ईयर। ये पूरा रेड कलर का जो दिख रहा है और ये 3 ईयर ऑसिकल, ये पूरा मिल करके क्या कहलाता है बोल? मिडल ईयर कहलाता है। अभी जो ट्यूब आपको दिख रहा है बेटा, जो मिडल ईयर से नीचे की तरफ जा रहा है, देख रहे हो? मिडल ईयर से नीचे की तरफ जा रहा है, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं यूस्टाशियन ट्यूब। क्या कहते हैं बोल? यूस्टाशियन ट्यूब। यूस्टाशियन वर्ड हार्ट में भी आता है, याद है? यूस्टाशियन वॉल्व, वो वॉल्व था, ये ट्यूब है, यूस्टाशियन ट्यूब। ठीक है ना। ये ट्यूब मिडल ईयर से ओपन होता है और आपके फेरिंग्स में आके खुलता है, पीछे फेरिंग्स में आके खुलता है। समझ अच्छे से? यानी आपके ईयर, मिडल ईयर का भी कनेक्शन है फेरिंग्स के साथ, लेकिन ये कनेक्शन है क्यों इसको दिया गया है? इट इज़ टू मेंटेन द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हवा का प्रेशर बैलेंस होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए ट्यूब दिया गया। अगर ध्यान से सुनो, अगर बाहर की तरफ से एयर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर से कम है, तो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से ईयर ड्रम उस साइड को फटेगा। इसी तरह अगर अंदर से एयर का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, बाहर से कम है, तो इस साइड से प्रेशर लगेगा, इसके फटने का चांस। दोनों साइड प्रेशर कैसा होना चाहिए? बैलेंस। उस प्रेशर को मेंटेन करके रखने के लिए यूस्टाशियन ट्यूब है। यहाँ पर ऐसे वॉल्व होते हैं, यूस्टाशियन ट्यूब के अंदर से यहाँ पर वॉल्व रहते हैं जो ओपन और क्लोज हो सकते हैं। समझ आ रहा है? तो जब यहाँ पर इस साइड से बाहर से एयर का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और अंदर से कम है, तो ये वॉल्व ओपन होता है और हमारे मुंह के ज़रिए हवा ऊपर तक जाती है, यहाँ तक जाती है। और जब यहाँ ज़्यादा हवा जाएगी तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होएगा? बढ़ेगा। कब तक? जब तक दोनों साइड का प्रेशर क्या ना हो जाए? बैलेंस ना। और अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ये वॉल्व ओपन होगा और हवा बाहर को निकलेगी, जब तक दोनों साइड का प्रेशर क्या ना हो जाए बेटा? बैलेंस ना हो। तो ईयर ड्रम के दोनों साइड पर, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड पर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमको ये ट्यूब दिया गया, यूस्टाशियन ट्यूब। ठीक है ना। इफ़ यू एवर बीन टू फ्लाइट्स वगैरह, अगर आप कभी फ्लाइट में बैठे हो या फ्यूचर में कभी बैठोगे तो आप देखोगे फ़्लाइट्स के अंदर ईयर पॉपिंग होती है। ईयर पॉपिंग इज़ वेरी कॉमन इन द फ्लाइट्स। मतलब कान के अंदर ना ऐसा लगता है कोई पर्दे को खींच रहा है, बाहर की तरफ फेंक रहा है, फुट फुट ऐसा आवाज़ आने लगती है और सुनने में भी दिक्कत होने लगती है, नहीं सुनाई देता। अंदर से कान में अचानक से दर्द भी होने लग जाता है। हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, मेरे को तो बहुत होता है, हद से ज़्यादा होता है। सामने वाला क्या बोल रहा है वो भी नहीं सुनाई देता। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, कम्प्लीटली नॉर्मल। क्यों होता है अभी वो भी बताता हूँ, लेकिन छोटे बच्चे लोग समझ नहीं पाते। छोटे बच्चे क्या, अचानक से कान में दर्द हो रहा है उसके अंदर और आवाज़ भी उसको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई ईयर ड्रम को खींच रहा है, पेन हो रहा है, तो रोना गाना चालू करेगा ना, तो लोग रोने लगते हैं ईयर पॉपिंग की वजह से, डर जाते क्या हो रहा है, ऐसा कान पे सा मारने लगते हैं। तो जो एयर होस्टेस वगैरह रहते हैं ना, वो लोग उनको कुछ खाने के लिए देते हैं, टॉफ़ी वगैरह, बोले ये खाओ खाओ खाओ, और वो टॉफ़ी वगैरह लोग खाते हैं ना, तो थोड़े टाइम में उनको रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब ऐसा कैसे? असल में होता क्या है, व्हेन वी आर इन द फ्लाइट, वो फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है, ऊपर जाती है, आप थोड़े बहुत डिस्टेंस में नहीं, 30-35 हज़ार फीट के डिस्टेंस पे हो ज़मीन से, इतनी ज़्यादा हाइट पर हो। तो हम लोग ज़मीन से जितनी ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का उतना कम होने लगता है। तो आप जब इतनी ऊपर हो ना, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बेटा? बहुत कम है, बहुत कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। अब आप फ्लाइट पे बैठे तो ज़मीन से ही थे ना, तो जब आप ज़मीन पे थे तो इसके अंदर जो हवा थी वो कहाँ की थी? ज़मीन की थी, जिसका प्रेशर हाई था। अब आप अचानक से कहाँ पहुँचे? इतनी हाइट पर पहुँच गए। अब बाहर का प्रेशर अचानक से क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो यहाँ पे जो हवा रहेगी उसका प्रेशर क्या रहेगा? बहुत कम। अब यहाँ से कम हवा का प्रेशर है और यहाँ से हवा का प्रेशर ज़्यादा है। पर्दे के इस तरफ स्ट्रेचिंग होगी
उसी को ईयर पॉपिंग बोलते हैं। दर्द होने लगता है, आवाज़ बराबर सुनाई नहीं देती है, ऐसा लगता है अंदर कुछ फूट रहा है, फुट फुट करके, ऐसा है कि नहीं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि टॉफ़ी वगैरह खा लो सही हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। किस साइड पे मसला हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर है, ये साइड पर ज़्यादा है ना। तो ये जो वॉल दिख रही है, वॉल अगर खुद से खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको ईयर पॉपिंग होगी नहीं। लेकिन अगर ये नहीं खुल रहा है तो इसको खोलने का एक रास्ता होता है। व्हेनेवर वी स्वॉलो, जब हम लोग किसी चीज़ को ऐसा निगलते हैं तो इस वॉल को खुलने का चांसेस बढ़ता है, ये खुलेगा। तो उनको टॉफ़ी वगैरह दी जाती है खाने को, बोले खाओ। वो लोग जब उसको चबा के निगलेंगे ना, तो जैसे वो लोग निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं उसको 1-2 बार, तो ये वॉल ऐसा ओपन होता है। और जैसे ही वॉल ओपन हुआ तो जो एक्सेस प्रेशर हवा का है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, दोनों साइड प्रेशर बैलेंस हो गया, एयर पॉपिंग विल स्टॉप। समझ में आ अच्छे से। तो फ्लाइट वगैरह में एयर पॉपिंग बहुत नॉर्मल है, इट इज़ ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इन द मिडल ईयर। और ये वॉल ओपन होएगा तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए उनको कुछ खाने के लिए, चुई करने के लिए, स्वॉलो करने के लिए दिया जाता है, जिनको ईयर पॉपिंग वगैरह होती है। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। खैर, तो ये हो गया आपका मिडल ईयर। अब एक चीज़ और याद रखो, ये स्टेपीस मिडल ईयर को जिस पॉइंट पर कनेक्टेड होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं बोल? ओवल विंडो। ये स्टेपीस जिस पॉइंट पर मिडल ईयर को कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग ओवल विंडो बोलते हैं। और ऐसी एक विंडो नीचे भी रहती है, इसको राउंड विंडो बोलते हैं। क्या बोलते बोल? इसको विंडो हम लोग जानबूझ के बोले क्योंकि ये एक तरीके की ओपनिंग ही है। क्या है बोल? ओपनिंग है। दिस इज़ ओवल विंडो, दिस इज़ राउंड विंडो। इसके बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी आप उठाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो मैं लिख के भी नहीं दे रहा हूँ, जितना दिया उतना याद, ठीक है ना। ओवल विंडो, राउंड विंडो, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका इंटरनल ईयर स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या चालू होता है बेटा बोल? इंटरनल ईयर में आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कौन से 3 स्ट्रक्चर? वेस्टिब्यूल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। ये वो स्ट्रक्चर है जो आपको सुनने में हेल्प करता है, जो आपकी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? कोक्लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोक्लिया को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखो, कोक्लिया जो होता है ये ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल स्ट्रक्चर ऐसा, एक कंप्लीट कॉइल, दूसरा कॉइल और तीसरा वाला जो है वो 70% ऐसा है, कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं कोक्लिया को ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज योर कोक्लिया, ठीक है बेटा बोल? कोक्लिया, ठीक है ना। इस कोक्लिया के जस्ट ऊपर आपको वेस्टिब्यूल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बोल? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल भी 2 स्ट्रक्चर से बना होता है। वेस्टिब्यूल भी कितने स्ट्रक्चर से बना होता है? 2। कौन से 2 स्ट्रक्चर? सैक्यूल एंड यूट्रिक्यूलस, या यूट्रिक्यूल भी बोलते हैं उसको, सैक्यूल एंड यूट्रिक्यूल। तो दोनों स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखो ऐसा सिंपल डायग्राम बना रहे, कोई बहुत ज़्यादा हम लोग हाई फाई डायग्राम नहीं बना रहे, ठीक है ना। सिंपल सा डायग्राम बना रहे, सैक्यूल एंड यूट्रिक्यूलस, ये 2 स्ट्रक्चर। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है यूट्रिक्यूलस, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है यूट्रिक्यूलस, इसको कनेक्टेड होते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। और बेटा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये लिटरली ऐसे कैनाल होते हैं आधे सर्कल के शेप के, ऐसे शेप का, यू शेप का। टोटल कितने होते हैं बोल? 3। और तीनों एक दूसरे को राइट एंगल पे होते हैं। मतलब अगर एक एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा वाई एक्सिस पे रहेगा और तीसरा जेड एक्सिस पे, 3D में, ऐसा तीनों एक्सिस पे रहेंगे। तो अब उसको आपको 3D में दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, तो हम लोग कैसा दिखा रहे हैं देखो। सी दिस इज़ द फर्स्ट कैनाल, ये पहला कैनाल है बेटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दूसरा कैनाल, दिस इज द सेकेंड कैनाल। और यहीं पर हम लोग दिखाएंगे थर्ड कैनाल। दिस इज थर्ड कैनाल। वैसे 3 कैनाल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते बोल? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। अब अगर आप नोटिस करोगे तो तीनों कैनाल के बेस पर स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसे स्वेलिंग दिखाई, दिख रहा है? इस स्वेलिंग को हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं इस स्वेलिंग को बोल? एम्प्यूला, ठीक है। तो अब लेबल करते हैं जो जो हमने यहाँ पर बनाया। व्हाट इज दिस? बोलो क्या बेटा? ये कोक्लिया, ठीक है। व्हाट इज दिस?
ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा सेक्यूल, और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूट्रिक्यूल, या उसको सेक्यूलस एंड यूट्रिकुलस भी कहते हैं, ठीक है ना, सेक्यूल एंड यूट्रिक्यूल। ये तीनों कौन है बोल? व्हाट आर दीज थ्री? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल, और इसके बेस पे जो स्वेलिंग देखने को मिल रही है आपको, व्हाट इज दिस? एम्प्यूला। ये क्या है बोल? एम्प्यूला। और एक बात, ये यूट्रिकल और सेक्यूल मिल करके बनता है वेस्टिब्यूल। ये क्या बनता है बोल? वेस्टिब्यूल। तो हमने देखे कि इंटरनल ईयर में तीन चीज़ें हैं, कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल। कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल। समझ अच्छे से? आपको कोक्लिया से एक नर्व जाती हुई दिखेगी पीछे की तरफ, ये है कोक्लियर नर्व। ये कौन सी नर्व है बोल? कोक्लियर नर्व, ठीक है ना। इसी तरह आपको वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल से भी ऐसा नर्व आती हुई दिखेगी पीछे की तरफ, दिस इज़ वेस्टिबुलर नर्व। ये कौन सी नर्व है बोल? वेस्टिबुलर। और ये मिल करके ऐसा आगे जाती है, इसी को हम लोग ऑडिटरी नर्व कहते हैं। कौन सी नर्व? ऑडिटरी। क्रेनियल नर्व में पढ़े थे ना, क्रेनियल नर्व में पढ़े थे, ऑडिटरी नर्व थी नंबर 8 पे, वो डोरेमोन का कान बनाया था ना 8, ये है ऑडिटरी नर्व। ये दोनों कान से निकलती है और किधर जाएगी बोल? टेम्पोरल लोब में। कहाँ जाएगी बोल? टेम्पोरल, सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब। तो ये जो नर्व है ये कोक्लिया से आ रही है ना, ये हेयरिंग के सिग्नल को ब्रेन में लेके जा रही है। और ये जो नर्व है ये कहाँ से आ रही है बोल? वेस्टिब्यूल से। तो ये कौन से सिग्नल को लेके जा रही होगी? इक्विलिब्रियम के। सो दिस इज योर कोक्लियर नर्व, कोक्लियर नर्व। ये कौन सी नर्व है बोल? वेस्टिबुलर। एंड दिस इज ऑडिटरी। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हो बेटा? ऑडिटरी नर्व। दिस कंप्लीट्स योर डायग्राम ऑफ ईयर। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ ईयर, है ना। अपने को लगता था खाली ये कान है, वहाँ पे तो चालू भी नहीं हो रहा, वो खाली स्टार्ट है उसकी। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर ईयर, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको बनाना है, अगर ईयर का स्ट्रक्चर पूछा तो यही डायग्राम आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा पूरा, इफ़ यू सी, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है समझा। अब हम लोग ना इंटरनल ईयर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ विल स्टडी इंटरनल ईयर इन डिटेल। अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को समझ के लेंगे। तो इंटरनल ईयर में मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, ये तीनों स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है नीचे से ऊपर तक, ये तीनों स्ट्रक्चर, ये कोक्लिया, ये वेस्टिब्यूल, ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सारे स्ट्रक्चर में आप बाहर से देखोगे ना तो आपको इसका अपीयरेंस बोनी दिखेगा। बोनी मतलब बोन जैसा दिखेगा, बोन जैसा बना हुआ। लेकिन जब अंदर से देखोगे ना तो आपको इसका अपीयरेंस मेम्ब्रानस दिखेगा, मेम्ब्रेन, टिश्यू का बना हुआ दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पूरे इंटरनल ईयर का दो पार्ट, आउटर पार्ट बोनी है और इनर पार्ट मेम्ब्रानस है। तो जो आउटर पार्ट है, उस आउटर पार्ट है उसको बोनी लेबरिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? बोनी लेबरिंथ। पूरे इंटरनल ईयर में, पूरे इंटरनल ईयर, वो चाहे कोक्लिया हो, चाहे यूट्रिकुलस और सेक्यूल हो, चाहे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो, इन सब का जो आउटर पार्ट होता है इंटरनल ईयर का, इंटरनल ईयर का जो आउटर हिस्सा होता है ये कहलाता है बोनी लेबरिंथ। क्या कहलाता है बोल? बोनी लेबरिंथ, ठीक है ना। और जो अंदर का हिस्सा होता है जो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है बोल? मेम्ब्रेन का, ये कहलाता है मेम्ब्रानस लेबरिंथ। ये क्या कहलाता है बोल? मेम्ब्रानस लेबरिंथ। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, ये सेमी सर्कुलर कैनाल को देते हैं, लेट्स से दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल। थोड़ा सा जूम करके बना दे इसको, ये सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसका आउटर जो हिस्सा है ना, बाहर की जो बाउंड्री है, ये आपको कैसा दिखेगी बोल? बोन की बनी हुई। कैसी दिखेगी बोल? बोन की बनी हुई। और इसका अंदर का जो हिस्सा है ये कैसा दिखेगा आपको? अंदर का हिस्सा कैसा दिखेगा बोल? मेम्ब्रानस, मेम्ब्रेन का बना हुआ दिखेगा। समझ में अच्छे से? तो ये आपका बोनी लेबरिंथ रहेगा और ये क्या रहेगा बोल? मेम्ब्रानस लेबरिंथ रहेगा। एक और बात, बोनी लेबरिंथ के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है और मेम्ब्रानस लेबरिंथ के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो बोनी लेबरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरीलिम्फ। क्या कहते हैं बोल? पेरीलिम्फ। और मेम्ब्रानस लेबरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम लोग एंडोलिम्फ कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एंडोलिम्फ। तो ये तो पूरे इंटरनल ईयर के लिए आपको याद रखना है, चाहे वो कोक्लिया हो, चाहे वो वेस्टिब्यूल हो, चाहे सेमी सर्कुलर कैनाल हो, उस पूरे के लिए आपको ये याद रखना है। आउटर पोर्शन इसका बोनी अपीयरेंस देगा जिसको बोनी लेबरिंथ कहते हैं। इनर पोर्शन आपको मेम्ब्रानस अपीयरेंस देगा जिसको मेम्ब्रानस लेबरिंथ कहते हैं। बोनी लेबरिंथ में कौन सा फ्लूइड भरा होता है? पेरीलिम्फ।
और मेम्ब्रानस लेब्रिन पे कौन सा फ्लूइड भरा होता है बोल, एंडोलिम्फ। समझ में अच्छे से। अब एक एक करके तीनों स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं वेस्टिब्यूल को और सेमी सर्कुलर कैनाल को। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बोलो, बोलो, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इक्विलिब्रियम को, बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। उनका हियरिंग में कुछ काम है क्या बोल, हियरिंग में काम है क्या उनका, नहीं ना। तो पहले उसको उठाते हैं और थोड़ा सा बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं और फिर कोक्लिया को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग सुनते कैसे, हाउ डू वी हियर, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वेस्टिब्यूल और कोक्लिया को उठाते हैं, वेस्टिब्यूल और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल को उठाते हैं। तो वेस्टिब्यूल में अगर आप लोग देखोगे बेटा तो 2 स्ट्रक्चर है। वेस्टिब्यूल के अंदर कितने स्ट्रक्चर है बोल, 2। एक कौन सा स्ट्रक्चर है बोल, सेक्यूल, है ना, या सेक्यूलस भी कहते हैं उसको। और एक कौन सा स्ट्रक्चर है बोल, यूट्रिक्यूल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज यूट्रिक्यूलस। इस सेक्यूल और यूट्रिक्यूल के ऊपर ना आपको कुछ स्पॉट्स दिखेंगे, ऐसे रीजन दिखेंगे। इन रीजन को हम लोग कहते हैं मैक्यूला। इन रीजन को हम लोग क्या कहते हैं बोल, मैक्यूला। तो मैक्यूला कहाँ पर होता है बता, व्हेयर इज मैक्यूला, व्हेयर इज मैक्यूला प्रेजेंट, टेल मी। यूट्रिकुलस और सेक्यूल पे, यानी वेस्टिब्यूल पे। किधर पे, वेस्टिब्यूल, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं, मैक्यूला ऑफ यूट्रिकुलस, मैक्यूला ऑफ सेक्यूलस। समझ में आ रहा अच्छे से। ये मैक्यूला की खास बात क्या है सर, ये वो जगह है जहाँ पर रिसेप्टर सेल मौजूद रहेंगे, सेंसरी सेल मौजूद रहेंगे। तो एक मैक्यूला को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो मैक्यूला के ऊपर क्या होता है बेटा, ऐसे सेंसरी सेल मौजूद होते हैं। कौन से सेल मौजूद होते हैं बोल, सेंसरी सेल, रिसेप्टर सेल। इन्हीं को हम लोग स्टार्टर रिसेप्टर बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, स्टार्टर रिसेप्टर। इनके बीच बीच में सपोर्टिंग सेल रहेंगे। कौन से सेल रहेंगे, सपोर्टिंग। तो दीज आर सेंसरी सेल, ठीक है। और बीच बीच में ये कौन से सेल है, सपोर्टिंग सेल। मैं किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मैक्यूल का, मैक्यूला का। समझ में आ रहा अच्छे से। अब इन सेंसरी सेल के ऊपर ना आपको ऐसा हेयर लाइक अपीयरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा बोल, हेयर लाइक अपीयरेंस दिखेगा। और इसके ऊपर ऐसा, ऊपर लाइक ये सेक्यूल है तो इसके ऊपर आपको ऐसा एक लेयर दिखेगा, एक मेम्ब्रेन दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा, मेम्ब्रेन। ये एक स्पेशल केमिकल का बना होता है, जेली लाइक एक केमिकल होता है जिसको जेलाटिन कहते। क्या कहते बोल, जेलाटिन, जेलाटिन। ये जेलाटिन नाम के केमिकल का बना होता है ये मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं ओथोलिटिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बोल, ओथोलिटिक मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनते जहाँ क्या बोल रहे हो, अभी समझेगा, ये सब का रीज़न समझ में आएगा। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, ओथोलिटिक मेम्ब्रेन। ये थोड़े बहुत पार्टिकल्स भी बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन के, जिनको ओथोलिटिक पार्टिकल कहते हैं। वो सब छोड़ो, ये आपके सेंसरी सेल्स है एंड दिस इज़ ओथोलिटिक मेम्ब्रेन। सही है। अब यहाँ पर होता क्या, ज़रा ध्यान से सुनो। समझ आपकी बॉडी ऐसा राइट साइड पर गई, लेट्स से आपकी बॉडी ऐसा राइट साइड पर गई, तो इस ओथोलिटिक मेम्ब्रेन और इन सेंसरी सेल के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बोल, फ्लूइड। सर कौन सा फ्लूइड, एंडोलिम्फ। कौन सा फ्लूइड, एंडोलिम्फ। तो जब आपकी बॉडी ऐसा एक साइड पर टिल्ट करती है तो ये फ्लूइड भी एक साइड पर टिल्ट करेगा। ऐसा पूरे सेक्यूल में ऐसा फ्लूइड भरा है, वो भी तो एक साइड पर टिल्ट करेगा ना। तो समझिए पूरा पानी वहाँ पे खिसक गया। तो यहाँ के जो सेल्स है और ये जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में कुछ बचा क्या, नहीं। ये काम करता है स्टिमुलस के तौर पर। ये क्या काम करता है बोल, स्टिमुलस के तौर पर। और यहाँ पर जो न्यूरॉन रहते हैं ना, न्यूरॉन, उनको सिग्नल मिलता है। उनको क्या मिलता है बोल, और ये सिग्नल किधर जाएगा बोल, ये सिग्नल किधर जाएगा, ये वाली नर्व से होता हुआ ब्रेन तक। और ब्रेन इसका रिस्पांस कहाँ पर भेजेगा, अगर आपने राइट साइड पर टिल्ट किया है तो ब्रेन इसका रिस्पांस कहाँ पर भेजेगा बोल, आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी पर, ताकि उसको भी मूव करना है, ताकि दोनों साइड से ग्रेविटी को क्या किया जाए, बैलेंस किया जा सके। ऐसे काम करते हैं कौन, ये दोनों वेस्टिब्यूल। समझ में आ रहा है। तो वेस्टिब्यूल पे जो सेंसरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल के ऊपर जो सेंसरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है बोल, मैक्यूला। इस पे रहता है अपना सेंसरी सेल, सपोर्टिंग सेल और एक मेम्ब्रेन, ओथोलिटिक मेम्ब्रेन। और अंदर भरा होता है फ्लूइड, एंडोलिम्फ। जब हम लोग मूव करते हैं ये फ्लूइड भी मूव होता है। ये जेलेटिनस ओथोलिटिक मेम्ब्रेन और ये सेल्स कांटेक्ट में आते हैं और सिग्नल जनरेट होता है जो ब्रेन तक जाता है कि भाई इस साइड पर बॉडी मूव हुई है तो अपोजिट साइड से उसको क्या करना है बोल, बैलेंस कर। सेम चीज़ होती है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पे। तो अगर आप सेमी सर्कुलर कैनाल्स को भी देखोगे, इफ़ यू सी द सेमी सर्कुलर कैनाल, तो सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे आपको ऐसा स्वेलिंग दिख रही है, स्वेलिंग। ये स्वेलिंग क्या कहलाती है बोल, एम्प्यूला। ये स्वेलिंग क्या कहलाती है बोल, एम्प्यूला। इस एम्प्यूला के अंदर भी सेंसरी सेल भरे हुए,
कौन भरे होते हैं बेटा? सेंसरी सेल। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग जूम करके दिखाते हैं। लेट्स से दिस इज एम्पुला। इस एम्पुला के अंदर भी ऐसे सेल्स रहेंगे और इस पूरे कैनाल में एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है बोल? पूरे कैनाल में एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है, पूरे कैनाल में, ठीक है ना। और यहाँ से आपके न्यूरॉन सेल ऐसा निकलेंगे, मतलब ऐसा एम्पुला से निकलेंगे पीछे, ठीक है। अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, तो जब आपकी बॉडी टिल्ट करेगी तो ये एंडोलिम्फ मूव करेगा, उसका जिस साइड पर मोशन हो रहा है उसको सेंस करेगा न्यूरॉन, और कहाँ तक लेके जाएगा बोल? ब्रेन तक। यानी ये दोनों मिल करके हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, वेस्टिब्यूल भी और सेमी सर्कुलर कैनाल। लेकिन कौन कब काम करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम की ज़रूरत होती है, डायनामिक मतलब आप मोशन में हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, नाच रहे हो, भाग रहे हो, ये सब टाइम पे जब बॉडी को इक्विलिब्रियम की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आपका वेस्टिब्यूल काम करता है। कौन काम करता है बोल? वेस्टिब्यूल। और जब लीनियर यानी आप सीधा सीधा कोई मोशन करो, घूम नहीं रहे हो, आड़ा टेढ़ा मोशन नहीं करो, सीधा मोशन करो, या स्टैटिक रुक के कोई मोशन कर रहे हो, तो वो टाइम पे बॉडी को बैलेंस करने का काम किसका होता है बोल? थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। और जानबूझ के अपने को 3 दिए गए। आप किसी भी एक्सिस पे अपनी बॉडी को टिल्ट करो, एक्स वाई या जेड, तीनों एक्सिस पे वो कैनाल है। एक्स एक्सिस पे भी है, वाई पे भी है और जेड पे भी। जिस एक्सिस पे आपकी बॉडी का मोशन होगा उस एक्सिस का कैनाल आपकी बॉडी को बैलेंस कर लेगा। 3 एक्सिस दिए गए, जैसे हम लोग मैथ्स और फिजिक्स में 3 डायमेंशन पढ़ते हैं, 3 एक्सिस एक्स वाई जेड, ऐसा ये 3 एक्सिस अपने को अंदर दिए गए। जिस एक्सिस पे बॉडी मूव कर रही है उस एक्सिस का कैनाल उसको बैलेंस करे। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये आपका पूरा वेस्टिब्यूल और क्या बोलते रहे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू दी वेरी स्पेशल ऑर्गन दैट इज़ कोक्लिया। अच्छा, ये सब देखने में आपको देख कितना वियर्ड सा लग रहा है ना, ऐसा 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 ऐसा, है ना। इसलिए इसके नाम में लेब्रिंथ आ रहा है। लेब्रिंथ किसको बोलते रहे? व्हाट डू मीन बाय लेब्रिंथ? इंग्लिश का वर्ड है लेब्रिंथ। किसको बोलते बोलो? नहीं सुने कभी? भूल भुलैया सुनो? भूल भुलैया उसी को लेब्रिंथ कहते हैं। भूल भुलैया को ही लेब्रिंथ बोलते हैं। कभी गए हो किसी भूल भुलैया में? मेले वगैरह में रखती है ना। एंड इफ़ यू हैव एवर बीन टू लखनऊ, अगर आप कभी हमारे शहर आए हो, लखनऊ के नवाबों का शहर लखनऊ आए हो, तो वहाँ पर एक बहुत फेमस जगह है, बड़ी करबला ऐसा कुछ तो बोलते हैं उसको, बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर भूल भुलैया है। उसमें आपको गाइड लेके जाना पड़ता है, गाइड लेके जाना पड़ता है वहाँ पर। नवाब वाजिद अली शाह उसने बनवाया था उसको। उसके अंदर बहुत बड़ी भूल भुलैया है, उसके टिकट खरीद के, बाकायदा गाइड खरीद के तब अंदर जाना पड़ता। अब अगर अकेला घुस गए अंदर भटक जाओगे, कहाँ से निकलना है आपको याद भी नहीं आएगा। ऐसा समझ में अच्छे से? तो गाइड लेके जाना अपने पास, जिसके पास पूरा मैप होता है उसका। समझ में आ रहा है? तो लेब्रिंथ भूल भुलैया को कहते हैं। तो अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, गोल गोल ऐसा, ऊपर ऐसा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसलिए उसके नाम में ही क्या आ रहा है बोल? लेब्रिंथ आ रहा है। समझ अच्छे से? तो जाहिर सी बात है, कोक्लिया को अगर अपने को स्टडी करना है तो हम लोग इसको ऐसा लेब्रिंथ रख के नहीं पढ़ सकते। हम लोग क्या करेंगे मालूम? ये जो ऐसा गोल ऐसा हो गया ना, इसको ऐसा ओपन करके सीधा करके फिर स्टडी करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा अपने को, ठीक है ना। तो कोक्लिया का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, सब लोग देखेंगे। कोक्लिया का स्ट्रक्चर ही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, लेकिन इसको ओपन करके बना रहा हूँ, इसको ऐसा ओपन करके बना रहा हूँ। तो देखिए यार, दोनों विंडो दिख रहा है, दोनों विंडो, दीज आर दीज विंडो। अगर आप कोक्लिया को अंदर से देखोगे ना बेटा, तो आपको अंदर इसके 3 चेम्बर नज़र आएंगे। कितने चेम्बर नज़र आएंगे बोल? 3। ये जो ऊपर का चेम्बर है इसको हम लोग बोलते हैं स्केला, स्केला वेस्टिब्यूलाई। क्या कहते बोल? स्केला वेस्टिब्यूलाई, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहने वाला है बोल? वेस्टिब्यूल रहने वाला। ये जो नीचे का चेम्बर है इसको हम लोग कहते हैं स्केला टिम्फेनाई। क्या कहते बोल? स्केला टिम्फेनाई। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से आया टिम्फेनाई नीचे की तरफ, स्केला टिम्फेनाई, ठीक है ना। और जो बीच का चेम्बर है इसको कहते हैं स्केला मीडिया। क्या कहते बोल? और क्यों बोलते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, मिडल में इसीलिए स्केला मीडिया। और ये तीनों फ्लूइड से भरा हुआ है। ये ऊपर के दोनों पेरिलिम्स से भरा हुआ है, ऊपर और नीचे के दोनों किससे भरा हुआ है बोल? पेरिलिम्स से। और ये बीच वाला जो है ये एंडोलिम्स से भरा है। ये किससे भरा है बेटा? एंडोलिम्स से। अब ये बीच वाला जो स्केला मीडिया है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्केला मीडिया का ये जो बेस दिख रहा है, बेस,
इस स्केला मीडिया के बेस को हम लोग कहते हैं बेसिलार मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बोलो? बेसिलार मेम्ब्रेन। और इसका जो ऊपर का मेम्ब्रेन है, ऊपर का लेयर, ये दिख रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं रेजिनर्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बोल? रेजिनर्स। अभी सब हम लोग रीड करेंगे तो आप अंडरलाइन कर लेना, रेजिनर्स मेम्ब्रेन। तो स्केला मीडिया की दो मेम्ब्रेन है, जो उसके बॉटम पे है, फ्लोर पे है बेसिलार मेम्ब्रेन, और जो टॉप पर है रेजिनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अभी जो बेसिलार मेम्ब्रेन होता है ना बेटा, यहाँ पे आपको सेंसरी सेल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे बोल? सेंसरी सेल। यहाँ पे आपको सेंसरी सेल देखने को मिलेंगे, और इनके बीच बीच में आपको सपोर्टिंग सेल देखने को मिलेंगे। और दीज आर फोटो रिसेप्टर्स। जैसे मैक्यूला में और एम्प्यूला में स्टार्टो रिसेप्टर थे, सही है। वेस्टिब्यूल में, यूट्रिकल और सेक्यूल के मैक्यूला में, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्प्यूला में कौन से सेल से? स्टार्टो रिसेप्टर। उसी तरह कोक्लिया के, स्केला मीडिया के बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर कौन रखे हुए होते हैं बोल? फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये वो सेंसरी सेल्स है जो साउंड को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। साउंड में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। और इसमें भी आपको ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनको स्टीरियोसीलिया भी कहते हैं। इनको और क्या कहते हैं बोल? स्टीरियोसीलिया। और इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको हेयर सेल्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको बोल? हेयर सेल्स। यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्टीरियोसीलिया और यू कैन कॉल इट हेयर सेल। इसमें भी आपको एक जेलाटिन का बना हुआ मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बना देता हूँ मैं, देख, जैसा इधर था ना जेलाटिन का बना हुआ मेम्ब्रेन, जिसको ऑर्थोलिटिक मेम्ब्रेन बोल रहे थे, यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा आपको, पर इसको ऑर्थोलिटिक मेम्ब्रेन नहीं बोलते। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ नोन एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाता है बोल? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो दिस इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड दीज आर सेंसरी सेल और हेयर सेल्स, जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर या स्टीरियोसीलिया देखने को मिलता है। अब ज़रा ध्यान से देखो ये कोक्लिया काम कैसे करता है। अच्छा एक बात और, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर जिसमें सेंसरी सेल है, सपोर्टिंग सेल है और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये पूरा स्ट्रक्चर यही मिल करके कहलाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। याद है कल बताया था आपके कोक्लिया में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, वहाँ पर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। दिस इज़ योर कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर दिस इज़ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जिसके अंदर कौन रखे हुए देख? फोनो रिसेप्टर्स। अच्छा यहाँ से नर्व निकलेगी, यहाँ से ऐसा नर्व निकलेगी जो कोक्लिया को छोड़ के जाएगी। ऐसा यहाँ से ऐसा नर्व निकले, कोक्लिया नर्व। अब सुनो हम लोग सुनते कैसे हैं। हाउ डू वी हियर? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सबसे पहले साउंड वेव इधर आई, पीना ने उसको कलेक्ट किया, कहाँ पर भेजा? ऑडिटरी कैनाल। वहाँ से होते हुए साउंड वेव किधर पहुँची? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। दिस वाइब्रेशन इज ट्रांसफर थ्रू मेलियस, इनकस, स्टिपीस। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये तीनों वाइब्रेट होते हैं, ईयर ऑसिकल, और ये वाइब्रेशन इस वाले विंडो से कोक्लिया में घुस गई, और जैसे ही वाइब्रेशन कोक्लिया में आती है, अंदर के तीनों लेयर का फ्लूइड वाइब्रेट करने लगता है। फ्लूइड क्या करने लगता है बोल? वाइब्रेट करने लगता है। और जैसे ही ये फ्लूइड वाइब्रेट कर रहा है तो बेसिलर मेम्ब्रेन और रेजिनस मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये स्टीरियोसीलिया और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जब दोनों मेम्ब्रेन हिल रहे तो ये स्टीरियोसीलिया और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होंगे? प्रेस होंगे। और जैसे ही स्टीरियोसीलिया और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का कॉन्टैक्ट होता है, ये प्रेस होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, ये नर्व में सिग्नल जनरेट होता है और ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। दिस इज हाउ वी हियर। ये वाला विंडो का है कोई मालूम? ये वाइब्रेशन बाहर भी फेंकना पड़ेगा ना, वरना अंदर वाइब्रेशन चलते ही रहेगा और हम लोग एक ही चीज़ को बार बार सुनते ही रहेंगे। आवाज़ अंदर ही बार बार आती रहेगी अगर वो बाहर नहीं आएगा। तो जब ये एक बार सिग्नल जनरेट हो जाता है ना, तो ये वाइब्रेशन इस वाले विंडो से होता हुआ यूस्टाशियन ट्यूब के ज़रिए आपके फेरिंग्स में ख़त्म, लॉस, गया, गुल। समझ में आ रहा है? दिस इज़ हाउ वी हियर। इज इट वेरी मच क्लियर? यहाँ पे आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ईयर का क्या होता है बेटा? फिनिश। एक एक चीज़ को रीड करते देखते क्या दिया हुआ, एंड देन विल मूव ऑन। ठीक है ना? देखें बेटा सब लोग। पंखा चालू, आवाज़ नहीं आ रही तो इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, समझा नहीं तुम लोग को? क्या आ रही हल्की हल्की आ रही तो हल्का हल्का समझा भी होगा।
आज चिल्लानी नहीं हो रहा मेरे से, तो तबीयत भी ठीक है। कल तो भी चिल्ला रही था, आज चिल्ला रही है। सॉरी। कैसे जाएगा यहाँ से वहाँ तक? कोई कनेक्शन है अंदर? एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल। एक विंडो से सुन दूसरे विंडो से निकाल। ये कान का वो कान से कोई कनेक्शन नहीं। गोविंदा की कोई तो पिक्चर है ना, उसमें कादर खान के वाले कान में ऐसा लाइट डालता है, तो याले कान से लाइट निकलती है। देखियो, और वो यहाँ से वाइट लाइट डालता है, यहाँ से लाल लाइट निकलती है। तो उसको बोलता है ये लाल कैसे होड़ रहे, बोलता मैं पान बहुत खाता हूँ ना। चलो ध्यान दो, पेज नंबर 204, ईयर देखेंगे सब लोग। द ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड स्टाटो अकॉस्टिक ऑर्गन एंड इट हैज़ टू फंक्शन, हेयरिंग एंड बॉडी इक्विलिब्रियम। दो काम करता है, इसीलिए उसका नाम ही क्या है, स्टाटो अकॉस्टिक ऑर्गन। स्टाटो मीन्स इक्विलिब्रियम, अकॉस्टिक मीन्स साउंड, हियरिंग। आगे देखेंगे। एनाटॉमिकली द ईयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इंटरनल मैंने लिख दिया हो तो उसको इनर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे। द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सही है। आगे देखेंगे। इन ह्यूमंस द ईयर पिना इज इमूवेबल पार्ट, ह्यूमंस में ये पिना जो होता है वो इमूवेबल होता है। सपोर्टेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर, इट लीड्स इनटू एन ऑडिटरी कैनाल। इसके जस्ट बाद क्या आता है बोल, ऑडिटरी कैनाल। द पिना कलेक्ट्स एंड सेंड्स द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। पिना का काम होता है साउंड को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल में भेजना। आगे देखेंगे। द ऑडिटरी कैनाल एंड्स एट द ईयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल कहाँ तक जाता है, ईयर ड्रम तक या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। इट ट्रांसफर द साउंड वेव टू द ईयर ड्रम। There are very fine hair and wax secreting sebaceous gland in the skin of the pinna and auditory canal. यहाँ पर आपको अंदर हेयर और वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड भी देखने को मिलेंगे। आगे देखेंगे। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ डेलिकेट, नाजुक होता है ना, ईयर ड्रम टिप इनसाइड। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ 3 ईयर ऑसिकल। मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल होते हैं। कौन कौन से 3 ईयर ऑसिकल देखेंगे, कॉल्ड मेलियस, हैमर, इनकस, एनविल एंड स्टेपिस, स्टिरअप। मिला। और आगे लिखा है द स्मॉलेस्ट बोन, मिला, ठीक है ना। On receiving the vibration from the tympanic membrane, the ear ossicle amplify the vibration and transfer these to the cochlea. सही है। जो ईयर ड्रम तक वाइब्रेशन आया था, ये तीनों उसको रिसीव करके किस तक पहुंचाते हैं, कोक्लिया तक पहुंचाते हैं। अ शॉर्ट यूस्टाशियन ट्यूब कनेक्ट मिडल ईयर टू दी फेरिंग्स। ये भी बताया मैंने आपको। यूस्टाशियन ट्यूब क्या करता है बोल, मिडल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करता है। आगे देखेंगे बेटा। इट इक्वलाइजेज एयर प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। यही काम था ना इसका, यूस्टाशियन ट्यूब का क्या काम था, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड प्रेशर को क्या करना, इक्वलाइज करना, ठीक है ना। आगे देखेंगे। द इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ लेब्रिंथ। इंटरनल ईयर में लेब्रिंथ जैसा स्ट्रक्चर होता है। वेस्टिबुलर apparatus, द लेब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रानस लेब्रिंथ। बताया ना मैंने आपको, इंटरनल ईयर में बाहर का हिस्सा बोनी लेब्रिंथ कहलाता है और अंदर का हिस्सा मेम्ब्रानस लेब्रिंथ कहलाता है। आगे देखेंगे। These are filled with perilymph and endolymph respectively. बोनी लेब्रिंथ जो होता है वो पेरीलिम्फ से भरा हुआ होता है और मेम्ब्रानस लेब्रिंथ जो होता है वो एंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेब्रिंथ इज कॉल्ड कोक्लिया। अंदर ये जो कॉइल दिख रहा है आपको बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो कोक्लिया। द कोक्लिया कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड 3 चेम्बर्स सेपरेटेड बाय रेजिनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। और देख कोक्लिया का स्ट्रक्चर, कितने चेम्बर होते हैं उसमें, 3। अब मेम्ब्रेन जो है स्केला मीडिया के जो 2 मेम्ब्रेन है क्या कहलाते हैं, ऊपर का मेम्ब्रेन रेजिनल मेम्ब्रेन और नीचे का मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन। आगे देखेंगे बेटा। द अपर चेम्बर टुवर्ड्स द वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई। सही है। ऊपर का चेम्बर क्या कहलाता है बोल, स्केला वेस्टिबुलाई। बॉटम चेम्बर स्केला टिम्पेनाई। नीचे का चेम्बर क्या कहलाता है बोल, स्केला टिम्पेनाई। आगे देखेंगे। आर फिल्ड विद पेरीलिम्फ। और ये दोनों किससे भरा हुआ बेटा, पेरीलिम्फ से। द मिडल चेम्बर इज स्केला मीडिया। बीच का चेम्बर क्या कहलाता है बेटा, स्केला मीडिया। वो किसका भरा हुआ है बोल, उसमें पेरीलिम्फ नहीं है, उसमें क्या है बोल, एंडोलिम्फ। देख, इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ।
While scala vestibuli and scala tympani are filled with perilymph. The organ of Corti, बताया ना organ of Corti. The organ of Corti is a pea-sized structure located on the basilar membrane floor of the scala media. स्केला मीडिया का जो फ्लोर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बेसिलार मेम्ब्रेन, उसी के ऊपर एक छोटा सा पी जैसा, मटर के दाने जैसा ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, ऑर्गन ऑफ कोटा है. अब वो किसका किसका बना है वो भी अपने को पता है, देखते हैं आगे. The organ of Corti has a sensory epithelium over the basilar membrane. Basilar membrane के ऊपर sensory cell रहेंगे. The sensory epithelium is in contact with the gelatinous tectorial membrane. किसके कांटेक्ट में रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है बोल, जेलेटिन का बना हुआ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. The sensory cell have sensory hair on their free end and also called hair cell. इनके फ्री एंड पे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इनको और क्या बोलते हैं हम लोग, हेयर सेल्स कहते हैं. इन बिटवीन द रोज ऑफ हेयर सेल प्रेजेंट सपोर्टिंग सेल्स. हेयर सेल्स के बीच में क्या मौजूद होता है बेटा बोल, सपोर्टिंग सेल मौजूद होता है. हेयर सेल्स हैव लॉन्ग स्टिफ माइक्रोविलाई कॉल्ड सीरोसीलिया. हेयर सेल के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये असल में किसका बना होता है बोल, माइक्रोविलाई, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सीरोसीलिया. आगे देखेंगे. ऑन द अपाइकल सर्फेस अबव दिस सीरोसीलिया इज अ जेली लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. This organ act as a transducer converting sound vibration into the nerve. यही वो ऑर्गन है जो साउंड की वजह से प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट करता है बोल, इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है. आगे देखिए बेटा. इनर ईयर एंड द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस. अब पहले वो बैलेंस को समझा रहे हैं, तो बैलेंस के लिए ये पूरा समझना पड़ेगा ना अपने को, मैक्यूला और क्रिस्टाई एम्प्यूला वगैरह वगैरह को. अच्छा क्रिस्टाई तो मैंने बताया नहीं, हम सॉरी, ठीक है ना. इधर देखिए, क्रिस्टाई तो मैंने बताया नहीं. जैसे मैंने आपको बताया यूट्रिकल और सेक्यूल, इन दोनों के ऊपर रीजन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्यूला, और इस मैक्यूला के ऊपर हमारे सेंसरी सेल होते हैं. सिमिलरली सेमी सर्कुलर कैनाल में स्वेलिंग क्या कहलाती है बोल, एम्प्यूला. इस एम्प्यूला पे एक स्पेशल रीजन होता है जिस रीजन को हम लोग क्रिस्टाई कहते हैं. क्या कहते हैं बोल, क्रिस्टाई. और इस क्रिस्टाई के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, सेंसरी सेल देखने को. तो फिर से वेस्टिब्यूल मतलब के यूट्रिक्यूल और सेक्यूल के ऊपर मैक्यूला होता है और मैक्यूला के अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं. 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे एम्प्यूला होता है, एम्प्यूला के ऊपर क्रिस्टाई होते हैं और क्रिस्टाई के अंदर क्या रहते हैं बोल, सेंसरी सेल्स होते हैं. देखो अभी. Besides the cochlea, the inner ear also has the vestibular apparatus, which is composed of 3 semicircular canal and the utrico-saccular region within the otholytic organ. All 3 semicircular canal lie in different planes at right angle to each other. सही है, तीनों semicircular canal अलग अलग प्लेन में होते हैं जो एक दूसरे को कैसे रहते हैं बोल, राइट एंगल, मतलब तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर. आगे देखेंगे. दीज कैनाल आर फिल्ड विथ एंडोलिम्फ. इन तीनों में क्या भरा हुआ बेटा, एंडोलिम्फ. बताया था ना तीनों में क्या भरा होता है बोल, एंडोलिम्फ. द बेस ऑफ ईच ऑफ द कैनाल हैज़ एन एम्प्यूला. तीनों कैनाल के बेस पर कौन मौजूद होती है, एक स्वेलिंग, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्यूला. इन विच देर इज अ सेंसरी स्पॉट कॉल्ड क्रिस्टा. इस एम्प्यूला के ऊपर एक सेंसरी स्पॉट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल, क्रिस्टा. और इस क्रिस्टा में सेंसरी सेल रहेंगे. देखो, द क्रिस्टा हेल्प इन द मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. द वेस्टिब्यूल हैज 2 सेंसरी स्पॉट्स, मैक्यूला ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल. मिला बेटा. ये जो सेक्यूल और यूट्रिकल है, ये जो सेक्यूल और यूट्रिकल है, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है बोल, मैक्यूला. और ये मैक्यूला भी सेंसरी स्पॉट है, मतलब इसके अंदर कौन मौजूद रहेंगे, सेंसरी सेल. देखो, मैक्यूला ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल. द मैक्यूला कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल एंड सपोर्टिंग सेल्स. टिप्स ऑफ हेयर सेल सीलियम प्रोजेक्ट इनटू द थिक जेलेटिनियस शीट ओथोलिटिक मेम्ब्रेन. विदिन दिस मेम्ब्रेन माइन्यूट पार्टिकल ओथोलिट्स और ओटोकोनिया आर सिक्रीटेड. हेयर सेल्स होते हैं, इसके ऊपर एक जेलाटिन का बना हुआ मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल, ओथोलिटिक मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन कुछ पार्टिकल्स को सिक्रीट करता है. क्या बोलते हैं उन पार्टिकल्स को बेटा, ओटोकोनिया या फिर ओथोलिट्स. आगे देखेंगे. दीज आर मेड अप ऑफ. अब ये पार्टिकल किसके बने हुए थे देख. दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन. द मैक्यूला एंड क्रिस्टा. कौन कौन बेटा, कौन कौन देख. मैक्यूला आपके यूट्रिकल और सेक्यूल के ऊपर मौजूद मैक्यूला और सेमी सर्कुलर कैनाल के ऊपर मौजूद क्रिस्टा. ये दोनों सेंसरी ऑर्गन रखते हैं, सेंसरी सेल रखते हैं अपने अंदर. देखो, द मैक्यूला एंड क्रिस्टा आर द रिसेप्टर सेंसिटिव टू पोजिशन ऑफ द हेड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी. द 3 semicircular canal are arranged such way that the movement in any plane can be detected by these 3 cells and the balance and posture of the body is maintained. इनको जानबूझ के राइट एंगल पे रखा गया ना, ताकि जो भी एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा हो उस एक्सिस को ये लोग सेंस करके बैलेंस करें, ठीक है ना. रिसेप्टर फॉर डायनामिक बैलेंस लाई इन द क्रिस्टाई ऑफ एम्प्यूला, while for the static और लीनियर बैलेंस these are in the macula of utriculus and sacculus. ये जो तीनों आपको सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहा है, इसके एम्प्यूला के ऊपर जो क्रिस्टा होता है, इसमें जो सेल्स है ये किसको कंट्रोल करते हैं बोले, किसको कंट्रोल करते हैं, स्टैटिक बैलेंस.
ठीक है, सॉरी डायनामिक बैलेंस दिया है ना। और ये जो यूट्रिकुलस और सेक्युलस होता है, इसके ऊपर जो मैक्यूला होता है, ये कब काम करता है बोल, स्टैटिक बैलेंस, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया अपना बैलेंसिंग मैकेनिज्म। अभी देखते हैं हियरिंग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। पिना ऑफ द ईयर रिसीव द साउंड वेव, पिना ने साउंड वेव को रिसीव किया, डायरेक्ट डेम इनटू टू द ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल से होता हुआ ये साउंड वेव कहाँ पर पहुँचा बोल, ईयर ड्रम पर, ठीक है ना। ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, ईयर ड्रम ने क्या स्टार्ट कर दिया, वाइब्रेशन। These vibrations are amplified and transmitted through the ear ossicle to the endolymph inside the cochlea। ये वाइब्रेशन तीनों ईयर ऑसिकल से होते हुए कहाँ तक पहुँच गया बोल, कॉक्लिया के अंदर मौजूद एंडोलिम्फ, मतलब फ्लूइड के अंदर तक पहुँच गया ना। आगे देखिए बेटा, दिस जनरेट वेव इन द एंडोलिम्फ, इसकी वजह से अंदर एक वेव बन चुकी है फ्लूइड के अंदर। इस वेव की वजह से क्या होगा देख, दिस वेव इंड्यूसेस रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है जो पहले ऐसा रुका हुआ था, इसमें वैसे रिपल्स बनेंगे ना, ठीक है, ऐसे वेव्स बनेगी, ऐसा है कि नहीं। आगे देखेंगे, ripples in the basilar membrane, these movement in the basilar membrane causes the hair cell to press against the tectorial membrane। इस basilar membrane के movement की वजह से जो hair cells हैं ये tectorial membranes के अगेंस्ट क्या हो गए बोल, प्रेस होंगे, जिसकी वजह से नर्व सेल में क्या जनरेट होगी, इम्पल्स। देख, hair cell to press against the tectorial membrane, this generate nerve impulse in the afferent neurons, impulse is sent to the brain via the auditory nerve, auditory cortex of the brain decodes the sound। इस नर्व के जरिए इम्पल्स ब्रेन तक जाएगा और फिर ब्रेन के अंदर जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, मतलब ऑडिटरी एरिया है जो कि टेम्पोरल लोब में होता है, याद है ना, वो साउंड को क्या करेगा बेटा, डिकोड करेगा, पता लगाए क्या साउंड है, क्या बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका पूरा ईयर का स्ट्रक्चर क्या हो गया बोल, खत्म हो, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट जो था, सॉरी थर्ड पार्ट जो था, सेंसरी सेल्स और सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन के बारे में, वो भी हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब जिसमें हार्मोन्स के जरिए, केमिकल्स के जरिए बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में यहाँ से एक अलग चैप्टर है, ये चैप्टर अलग है अभी तक जितना पढ़े, और फिर यहाँ से एक अलग चैप्टर है, तो ये दो चैप्टर कंबाइन करके दिया, इसीलिए तो इसका वेटेज इतना ज़्यादा है। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ से अलग पार्ट हो जाएगा, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले, अब जब नर्वस सिस्टम खत्म हो गया ना, नर्वस कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ ना, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन को जो उसने ख़त्म किया है तो उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बता, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन को पढ़ा है। तो पहले हम लोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, मिला बेटा। अब नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं दो टाइप के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप। एक होते हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल मतलब पागल है ना, मेंटल मतलब पागल ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेंटल का मतलब पागल नहीं होता है, इंसेन का मतलब पागल होता है, INSANE, इंसेन, ठीक है ना, इंसेन मतलब पागल होता है। मेंटली रिटार्डेड का मतलब दिमाग से थोड़ा गया हुआ होता है, ठीक है ना। लेकिन मेंटल मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे ब्रेन के अंदर होती है, ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई, ब्रेन में ट्यूमर बन गया है, ब्रेन के सेल्स डैमेज हो गए हैं, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गया है, ब्रेन में हेमरेज हो गया है, ब्लड का ब्लॉकेज हो गया है कि नहीं, ये अलग बीमारियां होती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हमारे दिमाग के सेल्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज़ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है हमारे बिहेवियर में। किसमें? बिहेवियर में, हाउ वी बिहेव, हमारे सोशल क्राइटेरियाज में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे सोचने के तरीके में, समझने के तरीके में, जीने के तरीके में, ज़िंदगी गुजारने के तरीके में, बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसी डिसऑर्डर्स को हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बोल? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो क्रेनियल प्रॉब्लम्स है, क्रेनियल डिसऑर्डर्स है, उनको न्यूरोसर्जन्स ट्रीट करेंगे। उनको कौन ट्रीट करेंगे बोल? न्यूरोसर्जन्स, जो दिमाग के डॉक्टर्स होते हैं वो उसको ट्रीट करेंगे दवा के ज़रिए, इफ़ रिक्वायर्ड सर्जरी के ज़रिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हम लोग नफ्सियाती बीमारी भी बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल डिजीजेज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनको न्यूरोसर्जन नहीं ट्रीट करता है। इट विल बी ट्रीटेड बाय साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। इसको कौन ट्रीट करते हैं बेटा? साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट सर्जरी के जरिए नहीं होता है, इट कैन बी ट्रीटेड थ्रू सर्जरी, इट इवन कैन नॉट बी ट्रीटेड थ्रू मेडिकेशन। ये दवा के जरिए भी नहीं ट्रीट किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा काय की दवा देगी? आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप सो नहीं पा रहे हो उसकी वजह से, तो आपको नींद की दवा दे दी जाएगी, है कि नहीं? बस यही सब होगा। सपोर्टिव मेडिसिन देगी।
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ख़त्म करने का 2 तरीका है। सबसे पहला है काउंसलिंग, उस इंसान को काउंसिल करना, उससे बातचीत करना, क्या मसला है उसको पता करके उसको रियलाइज़ कराना कि ये कोई मसला नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। और दूसरा इसका तरीका होता है कि इन लोगों को सपोर्टिव केयर जो ज़रूरत है, ये नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट के उनका बिहेवियर है, तो उनको उनके हिसाब से ट्रीट करना। मेरे सामने 2 इंसान बैठा है, एक साइकोलॉजिकली नॉर्मल है और एक साइकोलॉजिकली इल है, तो मैं दोनों को एक तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ क्या? बोल नहीं। लाइक मिसाल के तौर पर आप लोग क्लासरूम में आ रहे हो, अब आप में से मैंने किसी बच्चे को देख लिया कि इसको कोई साइकोलॉजिकल मसला है, दिख के आता है, समझ में आता है कि इसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो मैं इसको नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, क्योंकि मैं किसी नॉर्मल बच्चे को खड़ा करके जलील करूँगा, 2 लाफा मार दूंगा या चिल्ला दूंगा, तो वो उसको इतना दिल पे नहीं लेगा। वो क्या बोलेगा? अरे रोज़ का है अपना, छोड़ जान दो, सर का तो काम है पचर पचर करना, है कि नहीं। लेकिन कोई साइकोलॉजिकली इल बच्चा है जिसको साइकोलॉजिकल कोई मसला है, लेट्स से उसको ASD है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसको, ठीक है ना, या उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, या उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, या एंजाइटी का प्रॉब्लम है। अब जब मैं उसको चिल्लाऊंगा, पनिशमेंट दूंगा, तो वो उसको और ओवर स्ट्रेस करेगा ना, उसकी कंडीशन को और क्या करेगा? वो वर्स कर देगा, ख़राब कर देगा, है कि नहीं। तो उसको कैसे डील कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है वो घर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? बोल, घर से। इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे माशरे में कोई बात ही नहीं करता, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डोंट वरी। लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सबसे पहला ट्रीटमेंट कहाँ से चालू होता है बेटा? घर से। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट के पास आप कितना भी लेके जाओ, हज़ारों लाखों रुपए फूंक दो, वो कितना भी आपके बच्चे की काउंसलिंग करे, लेकिन वो आपके बच्चे के साथ 24 घंटा रहने वाले के, आपके रिलेटिव के साथ 24 घंटा रहने वाले के, उसके साथ 24 घंटा कौन रहने वाला है? आप रहने वाले। तो आपका बिहेवियर टुवर्ड्स देम, आप कैसा बिहेव कर रहे हो उनके साथ, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। समझ अच्छे से। इसको अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ख़त्म करना है ना, तो उसका रूट कॉज ख़त्म करना पड़ेगा। वो वजह जिस वजह से इंसान को प्रॉब्लम हुई उसको ख़त्म करना पड़ेगा। समझ आ रहा अच्छे से। तो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में आपको दिया हुआ है, उनके बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या क्या होती है, कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना, और किन किन चीज़ों की हम लोगों को मालूमात होना ज़रूरी है। आपको तो एक ही पैराग्राफ दिया, हम लोग थोड़ा सा डीप में इसके ऊपर जाकर बात करें, क्योंकि कोई इसके बारे में बात करता है नहीं। माइट बी पॉसिबल आपके घर के अंदर ही इसका कोई केस हो, बट यू डोंट नो। तो हो सकता है अगर आपको पता चल जाए, तो जिस इंसान को स्पेशली जो आपके बहुत करीब है, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई बहन, माँ बाप, भाई भाभी, कुछ भी रख, उसको एक सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है जो उसको मिल जाएगी, जो अभी तक नहीं मिल पाई, है कि नहीं। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव बीन गिवन अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉमनली कॉल्ड मेंटल डिसऑर्डर। इनको आमतौर पर हम लोग क्या बोल देते हैं? बोल, मेंटल डिसऑर्डर, कि बेचारे को मेंटल प्रॉब्लम है कि नहीं। ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट मेंटल प्रॉब्लम, वो पागल नहीं है, इट इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसकी साइकोलॉजी में, उसकी नफ्सियात में, है कि नहीं, बिहेवियर में, साइकोलॉजी में उसके चेंजेस आए जिसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, आर वाइड रेंज ऑफ कंडीशन। किसी एक डिसऑर्डर को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं लिख, क्या क्या लिखा देख, वाइड रेंज। इतनी है कि मैं आपको गिना भी नहीं सकता, मेरे को खुद को भी सब नहीं पता है, मेरे को खुद को भी सब नहीं पता है। साइकोलॉजिकल कंडीशन इतनी सारी, इतने सारे सिंड्रोम्स, इतने सारे कंडीशंस है जिनको मैं खुद भी नहीं जानता, है कि नहीं। अगर आप साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेते हो, और इसमें भी एक करियर है, हाँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स, डोमिनेटेड बाय गर्ल्स, ज़्यादातर इसमें लड़कियां ही देखने को मिलती हैं। यू कैन बिकम अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जो ऐसे लोगों को कंसल्ट करते, काउंसलिंग करते, लेकिन उसके लिए तुम्हारा खुद का दिमागी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। तुम खुद किसी को गम में देखकर स्ट्रेस में चले जाते हो, तो दूसरे का स्ट्रेस तुम क्या ही कम करोगे। तुमको बात करनी आ नहीं रहा है। बहुत से लोग होते हैं ना जिनके अंदर बात करने की सलाहियत नहीं होती, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं ना, सोशलाइज नहीं हो पाते, जल्दी जल्दी बातचीत नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा इंसान साइकोलॉजिस्ट बन के, साइकियाट्रिस्ट बन के क्या करे? उसके सामने पेशेंट आएगा, क्या मसला है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा वो। बहुत काउंसिल करना पड़ता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, पूरा क्वेश्चनर होता है जो उनको सिखाया जाता है। एनालिसिस करना पड़ता है कि सामने वाले को क्या दिक्कत है, उससे बात करके पता लगाना पड़ता है कि क्या मसला है, कौन सा डिसऑर्डर है। इसका ट्रीटमेंट कोई ब्लड टेस्ट से या सोनोग्राफी से, अल्ट्रासाउंड से, MRI से या CT स्कैन से नहीं होता है। सामने वाले के बिहेवियर से, उससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करके, अलग अलग तरीके की कंडीशन दे करके, उसके बात करने से, उसके जवाब से पता लगाना होता है कि बंदा किस चीज़ को सफ़र कर रहा है। समय अच्छे से। तो इसमें एक अच्छा करियर है, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो।
फॉर दैट यू विल हैव टू डू ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, BA साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी में BA करना पड़ेगा, उसके बाद MA करना पड़ेगा, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, एंड देन यू विल हैव टू गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग टू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट, एंड देन यू विल बी अ ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट। आप एक साइकियाट्रिस्ट रहोगे, आप अपना क्लिनिक डाल सकते हो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के। यू विल बी अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। इवन गवर्नमेंट में भी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लाइक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक स्पेशली मिलिट्री के अंदर सिपाही है ना, जो फौजी वगैरह होते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया है तो उसको साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा ना। तो जब तक उसको साइकियाट्रिस्ट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा वो अपनी सर्विस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर था, उसके साथ कोई ट्रॉमा हो गया, उसकी गलती की वजह से किसी की जान चली गई, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगे हाँ सर हो जाता है डॉक्टर, नहीं, बहुत बड़ी बात। कोई नया नया डॉक्टर बना, पहली बार उसकी किसी सिली से मिस्टेक की वजह से किसी की जान चली गई। अब हर कोई क्रिमिनल माइंडसेट का नहीं होता ना भाई, उसको निपटा दिया ना मैं। हर कोई ऐसा नहीं होता ना, किसी लोगों कई सारे लोगों के पास ज़मीर भी होता है, तो ग्रीफ में चला जाता है, ग्रीफ में चला जाता है, एक अफसोस में चला जाता है कि मेरी वजह से सामने वाला मर गया, मैं उसको बचा नहीं पाया। अब जो ऐसा इंसान है जो दिमागी तौर पर इतना प्रेशराइज है, ग्रीफ में है, मतलब एक तरीके के स्ट्रेस में है, अब वो और लोगों को प्रॉपर ट्रीट कर पाएगा क्या? उसका फोकस लूज होने लगेगा, कंसंट्रेशन लूज होने लगेगा, डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा वो बराबर। तो ऐसे डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि दैट वी आर फिट टू प्रैक्टिस। समझ रहे? तो साइकियाट्रिस्ट का भी एक करियर होता है, ये भी आप बना सकते हो। इसके लिए आपको नीट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव टू बी अ प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट। आपको साइकोलॉजी का A to Z पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स, एंड देन विद प्रॉपर ट्रेनिंग यू विल बिकम अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, 12th के बाद एग्जाम के बाद और जानना है इसके बारे में, इंटरेस्टिंग या तुम्हारे लाइक की फील्ड लगी तो जाना, वरना मत जाना। इसके अलावा एक साइंस होती है जो तो ये तो IIT से भी हो जाती है, इसको कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, डिप्लोमा इन कॉग्निटिव साइंस। साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बारे में, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, इन लोगों को वो चीज़ टेक्निकली पढ़ाई जाती है, टेक्निकली पढ़ाई जाती है। इसका डिप्लोमा IIT से भी होता है, ग्रेजुएशन कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद आप इसको कर सकते हो, डिप्लोमा इन कॉग्निटिव साइंसेस। समझ अच्छे से? तो साइकोलॉजी भी एक प्रॉपर स्ट्रीम है जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लाइक की रहेगी तो ही जाने का, वरना अंदर जाके आप बड़े बड़े वर्ड सुन रहे हो, स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी है कि नहीं, ऐसे बड़े बड़े नाम से आपको समझ क्या चल रहा है भाई, ये भी कोई बीमारी होती है क्या, है कि नहीं? तो आपको इंटरेस्टेड रहेगा तो जाने का। हाँ, उसमें आपका ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये जो आप पढ़ रहे हो ये रहता है साइकोलॉजी में, और इससे थोड़ा सा एडवांस। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? आगे देखें। वाइड रेंज ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट द मूड, थिंकिंग और बिहेवियर। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनका कोई फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल अंदर से कोई डैमेज नहीं होगा कि कोई नर्व डैमेज हो गई, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गया। किस चीज़ पे उसका असर देखने को मिलेगा? उनके मूड पर, उनकी थिंकिंग पर और उनके बिहेवियर पर। ठीक है ना? आगे देखिए बेटा। दीज अफेक्ट मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ एंड क्रिएट डिस्ट्रेस फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंसान का जिंदगी जो वो जी रहा है उसके काफ़ी सारे एरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, वर्क लाइफ डिस्टर्ब होती है। वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रेस में रहता है, मतलब बेचैनी में, घबराहट में, एक तनाव में जीता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी सफरिंग बन जाती है। इतनी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज आती है। सुसाइडल टेंडेंसी सुना है? ऐसा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, वही मेरे लिए अच्छा है। इसको सुसाइडल टेंडेंसी बोलते हैं। अभी अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप बोलोगे सर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरा सुसाइड करने का मन करे। मैं कभी अपने आप को अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात आप कैसे बोले सर? तो जो सुसाइड करते हैं ना बेटा, उनको भी पता नहीं होता कि वो कभी सुसाइड करेंगे। जब वो वैसे ट्रॉमा से गुजरते हैं या फिर वैसे साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजरते हैं, तब उनको वो टेंडेंसी आना शुरू होती है दैट आई फिनिश माई सेल्फ, देन दिस सफरिंग विल बी ओवर। क्योंकि कैसे आपकी बॉडी में कहीं पेन है, आप पेन किलर खा करके उस सफरिंग को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी नहीं है ना, तो उसको आप कितनी भी दवा खा लो उसको कम कर सकते हो क्या? वो सफरिंग और जानलेवा हो जाती है। उस बेसुकूनी को ख़त्म करने के लिए और ज़्यादा इंसान को दिक्कत, तो उसके भी तरीके अपने पास है कि नहीं? हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, अपने पास एक प्रॉपर तरीका है कि नहीं? कुरान की आयत आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, या अय्युहल्लज़ीना इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सुनो, कुरान के अंदर ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये तो सबको पता हो। क्या ट्रांसलेशन है इसका? इन्नल्लाह मअस साबिरीन का क्या ट्रांसलेशन है?
बेशक अल्लाह सब्र करने वाला। ऐसे पूरा पढ़ो, पूरी आयत पढ़ो, पीछे से पढ़ो, ये आधी है, पीछे से पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ये आयत है, इसका तर्जुमा होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, ऐ मोमिनो जो अपने आप को तुम मुसलमान बोलते हो। इस्तईनु मतलब आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगो। अगर आपको मदद मांगना है किसी कंडीशन में, देन आस्क फॉर इट। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अपनी नमाज से और अपने सब्र से। जब भी आपको ज़िंदगी में बेसुकूनी लगती है, आपको किसी की मदद, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डोंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स पे डिपेंड मत करो। सर बहुत स्ट्रेस था इसीलिए मैंने स्मोकिंग चालू कर दिया, बहुत स्ट्रेस था इसीलिए मैंने दारू शुरू कर दिया, बहुत स्ट्रेस था इसीलिए मैं ज़िंदगी में भटक गया इधर। नहीं, जब आपको इतना स्ट्रेस है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो मटेरियल से मदद मत मांगो, उससे मदद मांगो जो मटेरियल से पाक है, उस ज़ात से मदद मांगो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आपको जब भी मदद की ज़रूरत लगे, मुसल्ले को बिछाओ, मेरी तरफ रुजू करो, मेरी तरफ आओ, नमाज़ पढ़ो, मेरे सामने रहो। इंसान के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरे सामने रहो और मुझसे मदद मांगो। नमाज से मदद मांगो मतलब नमाज़ पढ़कर अल्लाह से मदद मांगो। लेकिन ऐसा नहीं कि मुसल्ला उठाए सब सही हो जाएगा। नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करना है? सब्र भी करना है। अल्लज़ीना इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से मदद मांगो और फिर अपने सब्र से मदद मांगो। अल्लाह से मांगने के बाद अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो। इन्नल्लाहु मअस साबिरीन, अगर आप सब्र करके साबित कदम रहे, डटे रहे, तो अल्लाह वादा करता है। अरबिक में इन जो वर्ड आता है ना, अलिफ नून इन, ये गारंटी के लिए आता है। इन्नल्लाहु मअस साबिरीन, ऐसा भी लिखा होता था अल्लाहु मअस साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ऐसा भी हो सकता है, पर कैसा? इन्नल्लाहु मअस साबिरीन। ये इन का वर्ड अरबिक में तब यूज़ होता है जब अपने को एम्फसाइज करना होता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक गारंटी है। जैसे इंग्लिश में आप मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ते हो, शुड और मस्ट, यू शुड कम हियर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, ये सजेशन होता है। यू मस्ट कम हियर, इसमें कंपल्शन होता है। तो कंपल्शन को दिखाने के लिए अरबिक में इन का वर्ड यूज़ होता है। तो अल्लाह ताला वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, इफ़ यू आस्क हेल्प फ्रॉम योर प्रेयर्स, आप मुझसे मदद मांगते हो अपनी नमाज़ों के ज़रिए, एंड देन यू बी पेशेंस, आप सब्र करते हो, मेरी ज़ात पर भरोसा रखते हो, साबित कदम रहते हो, भटकते नहीं हो, तो अल्लाह ताला वादा कर रहा है इन्नल्लाहु मअस साबिरीन, तो बेशक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बेशक मैं तुम्हारे साथ। ये कुरान क्या है? अल्लाह ताला ने तुमको सिखाया है कि जब तुमको आप कहीं से भटके हुए हो, आपको कहीं पर मदद की ज़रूरत लग रही, तो इस तरीके से मुझसे मदद मांगो। कितनी कुरान में ऐसी आयतें हैं जो हमको मोटिवेट करना चाहती है, जो हम लोगों को प्रॉब्लम से डील करना सिखाती है। जैसे एक बहुत फेमस आयत है, इन्नमल, एक मिनट, उसरी उसरा करके एक आयत है ना, है ना, बेशक मुश्किल के बाद आसान, हर मुश्किल के बाद आसान, है कि नहीं? कौन सी सूरे में? अलम नशरा में या सूरे वत्तीन में शायद, है कि नहीं? यानी अल्लाह ताला दो बार फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के बाद, एक बार नहीं कितनी बार? 2 बार। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी, हर मुश्किल के बाद, अरे आई ना मुश्किल, सब्र कर, इसके बाद क्या आने वाली है? आसान। वो देने की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह। लेकिन तुमको उसकी तरफ रुजू करना है, उसकी तरफ पलटना है। उससे दूर जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी और डार्कनेस में जाएगी। तो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होना, ये कोई बुरी बात नहीं है। इसको बहुत सारे लोग फंडामेंटलिज्म बोलते हैं, बुनियाद परस्ती, कि आप पुरानी ज़िंदगी में जी रहे हो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मॉडर्न नहीं हो पा रहे ना, नथिंग। मॉडर्न लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस में आने के बाद बहुत अच्छा काम करते हैं। These moderns and so-called liberals, what they do when they are in stress? They consume alcohol, they smoke, they get stress, depression, anxiety, stress, ज़बरदस्ती का स्ट्रेस। ये उनको हेल्प कर रहा है क्या? और उनकी कंडीशन को डिटोरिएट ही कर रहा है ना, नुकसान ही कर रहा है ना। देन इट्स बेटर आई एम अ फंडामेंटलिस्ट। फिर तो अच्छी बात है कि मैं अपने रूट्स से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ हूँ। आई एम कनेक्टेड टू माई क्रिएटर, माई गॉड। अगर वो चीज़ मुझे रिलीफ दे रही है, अगर उस चीज़ से मुझे मुश्किलों को झेलने की, बर्दाश्त करने की ताकत मिल रही, तो उससे फिर क्या ही बुरा है? बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। तो ऐसा नहीं सोचने का कि मॉडर्न होने के लिए अपने मज़हब को या खुदा को भूलना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान बन के रहना है, ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो आपको अपनी जड़ से हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ेगा। यू हैव टू ऑलवेज बी कनेक्टेड विथ योर गॉड, योर क्रिएटर। ही हैज़ क्रिएटेड यू। आपने जिस दिन उसको भूल दिया, उसको छोड़ दिया, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी आना शुरू हो जाएगी। सब में आ रहा है? जो अल्लाह से कनेक्टेड होता है ना, उसको ज़िंदगी में कहीं से कितना भी बड़ा धोखा मिल जाए, उसको एक बात तो हमेशा पता रहेगी कि कोई मेरे साथ हो या ना हो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है।
और यकीन जानो ये चीज़ इतनी हिम्मत देती है ना इंसान को, इतनी हिम्मत देती है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी क्या कर सकता है, लड़ सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ सकता है, इतनी हिम्मत देती है ये चीज़, दिस फेथ। समझ रहे? तो अल्लाह ने आपको इन सारी चीज़ों से लड़ने का तरीका बताया, उसका इस्तेमाल करो, नमाज का और सब्र का इस्तेमाल करो, साबित कदम रहो, साबिर रहो, सब्र करो, अल्लाह आपका साथ देगा। समझ में? ये आलतू फालतू के काम करने का क्या नहीं, लो मैं दारू पी लूँ, सिगरेट पी लूँ, जान ले लूँ अपनी, ख़त्म करो, भाग जाओ कहीं पे, ये सब तरीका नहीं होता। मुश्किलात सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, अल्लाह ताला जानबूझ के देता है मुश्किलात, क्योंकि सब कुछ अच्छा रहता तो कोई याद तो करता है नहीं, जब मुश्किल पड़ती है तभी तो मुसल्ला भिजता है, तभी तो आप अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह गलती हो गई माफ़ कर दे, मालिक बचा ले, संभाल ले, है कि नहीं? तो इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि वो आपको मुश्किलात देता है ताकि यू कम बैक टू हिम, यू रिवर्ट बैक टू हिम। सब में अच्छे से खैर देखेंगे आगे। सम ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो ज़्यादातर हम लोगों को माशरे में देखने को मिलती है, उनके बारे में हमको पता है। सबसे पहला क्या बेटा, देखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको आईडी भी बोलते हैं शॉर्ट में। पहले इसको मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। बहुत सारे लोग दिमागी तौर पर थोड़े से ग्रो नहीं होते, देखो अपनी एज वालों के हिसाब से उनका दिमागी ग्रोथ, इंटेलिजेंस का ग्रोथ अपनी एज वालों के हिसाब से कम हुआ रहता है। जैसे हम और आप अपनी आम भाषा में बोलते हैं ना, अरे वो उसका लड़का थोड़ा दिमाग से पैदल है, वो ऐसा बोल देते ना, अरे वो थोड़ा सा सनका है, सुनता नहीं है कुछ, उसको समझ में नहीं आता, पागल है थोड़ा सा वो। इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते बोल? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उनको चीज़ें ग्रास्प करने में, समझने में, रियलाइज़ करने में नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है। समझ रहे? इट वॉज प्रायर नोन एज मेंटल रिटार्डेशन, इसको पहले क्या बोला जाता था, मेंटल रिटार्डेशन। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए पेशेंट के साथ? सपोर्ट, केयर, ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ क्या करते हैं, पत्थर लेके पीछे भागते हैं। यू सी, हमारे यहाँ यही होता है ना, अगर किसी गली में कोई मेंटली रिटार्डेड इंसान रहता है जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो जब वो रोड पे जाता है तो हम लोग उसके 10 तरीके के नाम रखते हैं, है कि नहीं? मुर्गी चोर, मटकी चोर, लंबू, छोटू, भाभी, चच्चा, चिच्चा, ऐसे नाम रखते हैं। इन नामों से उनको चिढ़ाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ऑलरेडी वो मेंटली डिस्टर्ब है, हम लोग और डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग ये प्रूफ देते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, है ना? दिमागी तौर पर स्ट्रांग इंसान ये सब कभी काम करेगा क्या? उससे ज़्यादा पागलपंती आपके अंदर है, उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत आपको है। यू आर मोर साइकोलॉजिकली इल देन दैट पर्सन। समझ में आ रहा अच्छे से? जिनको दूसरों की ज़िंदगी में डिस्ट्रेस ला करके खुशी मिलती, समझ में आ रहा अच्छे से बेटा? तो ऐसा पत्थर लेके भागना नहीं होता है। अगर कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल है तो उसका सपोर्ट, उसका केयर करना होता है। और कोई कर रहा है तो उसको रोकना होता है। अपने यहाँ के बच्चे तो बहुत एडवांस है। एक दिन 2 बच्चों को मैं रोक दिया, एक के पीछे इसी चिढ़ा रहे थे, उसको चिढ़ा के छुप जा रहे थे, तो घूम रहा था कोने कोने, ऐसा पत्थर लेके ऐसा मारने जा रहा था उन लोग को कोने कोने, तो लोग छुप जा रहे थे। तो जैसे ही एक बार ये लोग पत्थर फेंक के उसको मारे और भागे, इधर आए ना, तो इधर ही मैं खड़ा था, ऐसा दोनों का कॉलर पकड़ लिया, मैं दोनों का ऐसा कॉलर पकड़ लिया। बोला अक्कल बिक्कल है, करे तुम लोग क्यों परेशान करे उसको, क्या लेके क्या बिगाड़ा तुम लोगों को? हाँ, अभी वो जो पत्थर उठाया, एक आध पत्थर मार देगा तुम लोग के सर पे, सर फट जाएगा, क्या हो जाएगा बता? उसको कोई कुछ बोल सकता है? वो तो बेचारा दिमाग से है वैसा। तुमको तो अल्लाह ने दिमाग दिया, अक्कल दिया, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो ना। ये क्या क्या खुशी मिलती है? तो क्या बोलता मालूम, तेरा बाप लगता है क्या, तेरे को इतना को बुरा लग रहा है, छोड़ जल्दी, कॉलर छोड़, कॉलर छोड़। हंसो मत, दिस इज द अपब्रिंगिंग। ये हमारे माशरे की अपब्रिंगिंग है। ये माँ बाप उनको सिखा रहे कि ऐसे बात करना है। जब कोई बाहर तुम्हारा कॉलर पकड़े ना, तो उससे ऐसे बात करना है, छोड़ रहे, छोड़ छोड़ छोड़, ऐसे बात करना है उससे। ये माँ बाप, ये घर वाले हमारे यहाँ के बच्चों को सिखा रहे हैं। आप में से ही आपके कितने माँ बाप ने आपको सिखाया हो? छुआ कैसे रे, हाथ कैसे लगाया रे, ऐसा है ना, है कि नहीं? दिस वॉज देयर रिस्पॉन्स। हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमको कोई ऐसे बड़ा इंसान पकड़ लेता था ना, अरे अंकल जान दो, सॉरी, माफ़ कर दो, आप नहीं करेंगे, अच्छा सॉरी सॉरी, ऐसा करा। अभी आजकल के बच्चे देखो, तेरा बाप लगता है क्या, हाँ तेरे को कोई इतनी तकलीफ हो रही, छोड़ कॉलर छोड़, बोलो ना छोड़, दूर रह के बात कर, समझा क्या? ऐसा। तो मेरे पीछे मेरे पहचान का एक बंदा खड़ा था, वो आके पिनाया दोनों को एक एक। तो निकलने यहाँ से बेटा, नहीं इधर ही दफना दूंगा अभी। बोलता रुक, तेरे को हाथ जा, जिसको लेके आ रहा लेके आ, तू तो यही खड़ेगा, तेरे को बात। बोलता जा लेके आ, तेरे बाप को भी लेके आ, जिसको लेके आने का उसको लेके आ, मैं देखता हूँ, जा। तमीज़ नहीं सारे लोग को बात करने की। तो उन लोग भाग गए, आए नहीं उन लोग वापस पलट के, लेकिन चले।
ये हमारे यहाँ की अपब्रिंगिंग है, दिस इज़ आवर सोसाइटी, ये हमारा मुआशरा है कि नहीं। तो हम लोग उनको समझा भी नहीं सकते, अच्छा बोल भी नहीं सकते, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगी, उसको छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। गलती क्या है तुम्हारी, आप चाह रहे थे कि वो एक अच्छे इंसान बन जाए, पर वो जानवर रहना चाहते, उनको जानवर ही रहने दो। लेकिन आपके घर का कोई जब का ऐसा कर रहा है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, संभाल सकते हो, सुधार सकते हो, तो उनको पहले प्यार मोहब्बत से समझाओ, प्यार मोहब्बत से सुधारो। नहीं मानते डांट के समझाओ, नहीं मानते मार के समझाओ, लेकिन उनको जानवर से इंसान बनाओ। सेकेंड प्रॉब्लम कौन सी दिया देखो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म का नाम सुना बेटा आपने, हैव यू हर्ड ऑफ ऑटिज्म? ऑटिज्म का नाम सुना है आप में से किसी ने? ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सी हम लोगों को नाम भी नहीं मालूम, वी डोंट इवन नो द नेम। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चे में पैदाइशी होती है, मालूम, फ्रॉम बर्थ। ये चीज़, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चे में पैदाइशी होती है और हम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं, डोंट इवन नो अबाउट ऑटिज्म, कि ऑटिज्म होती क्या चीज़ है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये कंडीशन है जिसमें बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे कॉमन, उनके लिए सोशलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को सोशलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई बात कर रहा है तो उससे बात करना, उसको जवाब दे पाना, प्रॉपर बात कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, चार लोगों के बीच में रह नहीं पाते। कोई इन पे चिल्ला दे तो इरिटेट होने लगते हैं, चीज़ें उठा के फेंकने लगते हैं, अपना बाल नोचने लगते हैं, एक ही बात को रिपीट करके बार बार बोलने लगते हैं। क्या बोलना है, किसको क्या समझ, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो उनको समझ में नहीं आता है कि नहीं। कई बार स्लो लर्नर भी होते हैं, इनको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती, जल्दी इनके भेजे में घुसती नहीं, चीज़ों को जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते, एक ही बात 10 बार बतानी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑटिज्म। इसलिए इसके नाम में स्पेक्ट्रम आ रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशंस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ये बच्चों में पैदाइशी होता है, या नहीं पैदाइशी है तो उम्र के अगले हिस्से में दिखना शुरू होते हैं इसके सिम्टम, 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा हो जाएगा तब, और फिर ये ज़िंदगी भर रहेगी उस इंसान के साथ, ये कंडीशन लाइफ टाइम रहेगी। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसको उसके हिसाब से डील कर सकते हैं। हमारे यहाँ के माँ बाप कैसे करते, देखो 10 बार बच्चे को पढ़ाया, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6, 10 बार पढ़ाया, बच्चे से 11वीं बार पूछ लिया 5 मिनट के बाद, बेटा 2 तिया। अब वो बच्चा ऐसे सोचने लगता है, 2 तिया। फिर माँ बाप क्या करते हैं, वो बैग उठाते, मेरे नसीब में लिखा था मनोज, पता नहीं कहाँ से अक्कल है कि क्या है मालूम नहीं, पत्थर भरी अंदर, गोबर भरा हुआ है अंदर। हम लोग ऐसे डील करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, दिस इज हाउ वी डील विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में उनके लिए अलग से स्कूल्स होती है, अलग से टीचर्स होते हैं जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाया कैसे जाना है। और हमारे यहाँ के टीचर देखो, उनको बार बार खड़ा करके जलील करते हैं, बार बार खड़ा करके जलील, पढ़ क्या लिखे, तारी ज़मीन पिक्चर देखो, उसमें देखो कैसे लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है वो बच्चे को, उसके सामने वर्ड्स नाचते हैं ऐसा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, रीड नहीं कर पाता है, तो टीचर्स उसको क्या बोलते हैं, ये नालायक है, गधा है, हर बार उसको जलील करते हैं। एक अच्छा टीचर उसकी ज़िंदगी में आता है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ज़रूरी नहीं टीचर के फॉर्म में, किसी रिलेटिव के फॉर्म में, किसी नेबर के फॉर्म में। एक अच्छा इंसान उसकी ज़िंदगी में आता है, उसके प्रॉब्लम को समझता है और उसके अंदर की स्किल्स को निकाल के दिखाता है। उससे अच्छी ड्राइंग कोई कर पाता है, वहाँ फिर नहीं कर पाता। कितनी आर्टिस्टिक उसके अंदर कैपेसिटीज़ होती है देखो। पर हमारे यहाँ कैसा होता है, इन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के जैसे ही ट्रीट किया जाता है, बार बार उठा के जलील करना, है कि नहीं। माँ बाप उनको बार बार बोलेंगे, बार बार उनको ताना मारेंगे, पता नहीं कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गया है, तो ही लिखा था मेरे नसीब में, मर जाता पैदा होते ही तो ही अच्छा होता। बात करने नहीं आता है क्या, बेटा सलाम करो, बेटा सलाम करो, बेटा सलाम करो, बेटा सलाम नहीं के बस पिना दिए। किसी से बातचीत करना तो जानता ही नहीं है, गूंगा पैदा हुआ है क्या, ऐसा वैसा ये वो। ऐसे लोगों में ना इरिटेशन बहुत जल्दी आता है, लेकिन उनको कोई टच भी करके तो इरिटेशन आता है। तो हम लोग छोटे बच्चों को कैसा छूने लगते हैं, खिलाने लगते हैं, तो बच्चे कैसा अपने साथ घुल मिल के खेलते हैं। लेकिन इन बच्चों को जब टच करो, हाथ पकड़ो या तो ये इरिटेट होकर कैसे अपने आप को छुड़ाने लगते हैं, आपको ढकेलने लगते हैं। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बदतमीज़ है, बदतमीज़ी कर रहा है तेरी ऐसी। नहीं, ऑटिज़म इट इज़ अ सीरियस कंडीशन। बच्चे को अगर आप समझोगे नहीं, उसके हिसाब से उसको डील नहीं करोगे, तो उसकी कंडीशन क्या होती जाएगी बोल, और वर्स्ट होती जाएगी और ख़राब होती जाएगी। आप उसके लिए और सफरिंग बनाते जाओगे उसकी कंडीशन। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑटिज़म के केस में बच्चों की ज़िंदगी तबाह करने वाले उसके माँ बाप ही होते हैं या उसके फैमिली मेम्बर, भाई बहन, घर वाले, मोस्ट ऑफ द केसेस में।
जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते, उनके लिए जीना मुश्किल कर देते। माँ बाप अच्छे तो भाई बहन के अंदर हरकत रहती है, बैठा है तो नीचे से चटाई खींच लेना, लिख रहा है तो सामने से बुक खींच लेना, बार बार परेशान करना, बाल नोच के भाग जाना। पता है अम्मी अब्बा को तो बता नहीं पाएगा, है कि नहीं? ऐसा बाल नोचे भाग गए, अभी माँ बाप के सामने खड़ा ऐसा रो रहा है, ऐसा रो रहा है, क्या हुआ बता नहीं पा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन में दिक्कत है, उसको कम्युनिकेशन करनी नहीं है, उसको आता ही नहीं कि अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कैसे करना है। एक नॉर्मल बच्चा रहेगा, उसको आप ऐसा नोचो, वो जाके बताएगा कि तुमने उसका गर्दन काट दिया, ऐसा इतना बताएगा, वो बड़ा चढ़ा के और सब खींचा, अभी तक दुख रहा मेरे को, सुबह से दुख रहा मेरे को, ऐसा वो ओवर एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को नॉर्मल एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, दे कांट इवन एक्सप्रेस व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ, इतना भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ रहे? तो भाई बहन और फायदा उठाते, बोले छीन ले जो छीनना है, कर ले जो करना है, पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दे इस पे। अम्मा अब्बा को तो बता नहीं पाएगा, और जब अम्मा अब्बा के सामने जाके एक ही बात बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों में रिपीटेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं। जैसे उसका बड़ा वाला भाई मारा, भाई भाई मारा, मारा भाई, अम्मा बोलेगी अच्छा ठीक है अभी बताती हूँ, तो नॉर्मल बच्चा रहेगा तो हटेगा ना बाजू से, वो खड़ा रहेगा वहीं पे जब तक उसको आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे। मारा, वो मारा, वो मारा, वो मारा, और चिल्लाने लगेगा, वो गुस्सा होने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा। बस अम्मा क्या करेगी, भाई जो हाथ में बर्तन लिए रहेगी, बैलन वैलन चम्मच चम्मच, भाई घुमा के मुंह पे रखेगी, एकदम से जाहिली पैदा हुआ, जिंदगी अजाब करके रखा, इतना काम टेंशन है, जो ये भी टेंशन, ऐसे नहीं डील किया जाता है ऐसे बच्चों को। दे नीड सॉफ्ट ट्रीटमेंट, उनको उनके हिसाब से ट्रीट करना है, समझ रहे? तो इफ़ यू सी एनी चाइल्ड इन योर लोकेलिटी, इन योर फैमिली, आपको कहीं भी ऐसा कोई बच्चा दिख रहा है जिनके अंदर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को समझाओ दैट ही मे बी ऑटिस्टिक, वो ऑटिस्टिक। अब अपने यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर आप किसी को बोल देंगे ना कि यू आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पागल पागल बोल रहा है मेरे को, पागल दिख रहा मैं तेरे को, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो आप किसी को बोल नहीं सकते दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वरना सामने ना आप पे चढ़ जाएगा, मेरे को पागल बोल दिया, पागल। आप उसको बोलेंगे ना कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट, हाँ पागल हूँ मैं जो पागल के डॉक्टर के पास जाऊँ। अपने गवर्नी में साइकियाट्रिस्ट को क्या बोलते हो, पागलों का डॉक्टर, अरे इसकी पागलों का डॉक्टर बोलते। तो उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ, ऑटिज्म नाम की एक प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपका बच्चा उससे सफ़र कर रहा हो। ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपको कि ऐसे बच्चों को ट्रीट करें, और बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, माँ बाप को सिखाया जाता है ऑटिस्टिक बच्चों को कैसे डील करना है, समझ रहे? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, अपने फ्यूचर के लिए भी याद रखो, ठीक है? क्योंकि हिसाब तो सबका देना है भाई। आप अपनी बच्चे की ज़िंदगी अजाब करोगे तो आपको भी उसका अजाब कायदे से मिलने वाला है। किसी को अच्छा लगे अपने खुद के बच्चे को अपने हाथ से बर्बाद करना, नहीं ना? तो यू शुड नो अबाउट ऑटिज्म। बाद में कभी मौका मिला तो ऑटिज्म के बारे में और स्टडी करना और देखना क्या होता है, आपको समझ में आएगा चीज़, ठीक है? नेक्स्ट ऑटिज्म के बाद देखो बाइपोलर डिसऑर्डर। इसका नाम सुने हो, बाइपोलर डिसऑर्डर? नहीं सुने हो? उसका नाम ही बता रहा है, बाई मतलब दो, पोल मतलब एंड, एक्सट्रीम, पोल्स अपोजिट, बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है मालूम, जो पेशेंट इससे सफ़र कर रहा होता है ना, उसको बहुत सीवियर मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स नहीं, एक तो होता है मूड स्विंग्स, जैसे अपने अब्बा लोग को होता है, अच्छे खासे हंसी खुशी खेलते हुए बैठे रहते हैं बड़े भाई अब्बा, है ना, और अचानक से उन लोग में एकदम जलाल आ जाता है, मार डालूंगा, जान ले लूँगा तेरी, इसको मूड स्विंग बोलते हैं। इंसान खुश था, अचानक से एंगर में आ गया, सैड था, अचानक से हैप्पी हो गया, इसको मूड स्विंग बोलते हैं। जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनको सीवियर मूड स्विंग्स, सीवियर बहुत, मतलब ऐसा लगेगा कि अभी ये बंदा एकदम साउथ में था, अभी अचानक से एकदम नॉर्थ में आ चुका है, इतना चेंज बिहेवियर में, इतना चेंज, एकदम सैड बैठा रहेगा डिप्रेशन में, उसको कुछ अच्छा नहीं, और अचानक से चिल्ला चिल्ला के हंसने लगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देख पागल है क्या रे? पागल तो नहीं है वो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ही इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। कौन सी दिक्कत है बेटा इसको? बाइपोलर डिसऑर्डर। आपने अक्सर देखा जब हम लोग किसी को मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर देते हैं, विल सी इन योर लोकेलिटी, नेबरहुड और योर फैमिली, जब हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर देते हैं ना, तो वो इससे सफ़र करने लगता है, वो रोते रहेगा, अपनी प्रॉब्लम बताते रहेगा, फिर रोते रोते हंसने लगेगा, है ना, है ऐसा हंसने लगेगा, वो बताते बताते हंसने लगेगा ऐसा। तो घर वाले क्या बोलते हैं, देख कैसी नौटंकी कर रहा है, देख कैसा ज़िंदगी अजाब करके रखी है भाई, ज़िंदगी अजाब करके रखा है भाई। दैट इज़ नॉट नौटंकी। आपने उसको इतना ट्रॉमाटाइज कर दिया है दैट ही हैज़ नाउ अंडरगोन इनटू अ साइकोलॉजिकल इलनेस, बाइपोलर डिसऑर्डर, इट इज़ कॉल्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो किसी के भी मूड में जब भी अपने को एक सीवियर मूड स्विंग्स दिखता है ना, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। और अगर ये हद से ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, सामने वाले को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है वो नॉर्मल तरीके से,
देन यू मस्ट कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट फॉर दैट। समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट बाइपोलर डिसऑर्डर के बाद क्या बेटा, देखो डिप्रेशन। डिप्रेशन पता है बेटा आप सबको मालूम होगा, डिप्रेशन है किसी चीज़ का जब इंसान हद से ज़्यादा स्ट्रेस होता है ले लेता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। नींद नहीं आती है, पूरी पूरी स्लीप डिप्राइवनेस, पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन नींद नहीं आती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नींद नहीं आती, ऐसा सो ही नहीं पाता वो इंसान। इसलिए स्लीपिंग पिल्स चालू करता है, जब तक पिल खाएगा नहीं सो नहीं सकता है। शुरुआत में 1 पिल, फिर 2 पिल, फिर 3 पिल, ऐसा सीवियरली डिप्रेस्ड। तो डिप्रेशन भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसका जो रूट कॉज है उसको ख़त्म करना है। दैट पर्सन नीड्स प्रॉपर काउंसलिंग फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम दी फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट क्या बेटा, देखो नेक्स्ट क्या है, एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर सुना है आपने? एंजाइटी, एंजाइटी का नाम सुना है? एंशियस होना किसको बोलते पता है? एंजाइटी को नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो बेचैन होना, पसीना आने लगता है, डर जैसा लगने लगता है, बदन कांपने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है ज़बरदस्ती, इसको बोलते हैं एंजाइटी। इंसान बैठा हुआ है नॉर्मल, खाना खा के बैठा है, अचानक से उसने दिमाग पे कुछ सोचा अपने, उसकी पूरी बॉडी स्वेटिंग स्टार्ट कर दी है, कांपना शुरू कर दी है, ज़बान लड़खड़ाने लगी है, ऐसा अजीब सा लग रहा है उसको कि अभी कुछ हो जाएगा उसको। दिस इज नोन एज एंजाइटी। इसको क्या बोलते बोल? एंजाइटी बोलते। तो जिनको बार बार एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है इट इज़ कॉल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। और एंजाइटी की वजह से कई बार लोगों को पैनिक अटैक भी आते हैं। पैनिक कर जाने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से पूरी बॉडी उनकी ठप हो जाती है, नर्वस सिस्टम पूरा ऐसा रुक जाता है, वॉलेंट्री जो सिस्टम है रुक जाता है, उसको पैनिक अटैक बोलते हैं। हाथ पैर काम करना बंद कर देता है ऐसा। उसमें भी हमारे फैमिली वाले क्या बोलते हैं, समझो किसी को पैनिक अटैक आया, वो अचानक से बैठ गया, बोले मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाथ पैर नहीं चल रहा मेरा, ये कैसा नाटक कर रहा है, कैसा नाटक। सब नौटंकी बेटा, मैं सब समझता हूँ, सब नौटंकी नहीं है कि नहीं, नौटंकी नहीं। अगर बार बार कोई इंसान ऐसा कर रहा है इट मे बी अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट समय अच्छे से। और ज़रूरी नहीं कि अपने को ऐसा लगता है साइकियाट्रिस्ट बहुत महंगे डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट में जाओगे हर डॉक्टर महंगे, प्राइवेट में कोई डॉक्टर सस्ता होता है। अभी मैं ENT बता रहा था, कितनी फीस होती है ENT की? 800 से 1000 रुपया एक बार के कंसल्टेशन की। अब गए बैठे उसके सामने 2 टैबलेट भी लिखेगा तो 1000 रुपया तो लेगा वो, 800 से 1000 रुपया लेगा आपसे एक कंसल्टेशन का। और अगर कहीं मशीन लगा के साफ़ सफाई किया उसका अलग से चार्ज, कोई एड की मशीन दिया उसका अलग से चार्ज। सर्जरी कितनी महंगी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई जांच कर लिया एक्सरे वगैरह या कोई जांच वगैरह निकाल दिया उसका अलग से चार्ज। तो मुझे बताओ कौन से ऐसे प्राइवेट डॉक्टर है जो सस्ते होते हैं, सिवाय तुम्हारे झोला छाप जो 20-30 रुपए वाले होते हैं उनके अलावा कोई डॉक्टर ऐसा होता है जो आजकल तो ये लोग भी लूटने लगे, 500 का बिल बनाने लगे। प्राइवेट डॉक्टर सारे महंगे होते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी महंगा होता है। गवर्नमेंट में जाओ ना सर, गवर्नमेंट में अच्छे डॉक्टर, एक से एक बेहतरीन डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन मुंबई जैसे एरिया, मुंबई दिल्ली ये सब में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं ना, दे आर हाईली ट्रेंड एंड वेल प्रोफेशनल्स, यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम जो दूसरों को डॉक्टर बनाते हैं मालूम। अब JJ में जाओ, साइन में जाओ, केम में जाओ, वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं ना जो ट्रीट कर रहे होते हैं, यही साइन JJ और केम के कॉलेजेस में उन लोगों को डॉक्टरी पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, स्पेशलाइजेशन करा रहे होते हैं, वही लोग जो कल को जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो इनसे सीख के आके प्राइवेट हॉस्पिटल खोले ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और वो खाली गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट करे तो खराब डॉक्टर? गवर्नमेंट डॉक्टर में बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स आपको मिलेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हाँ, कुछ रेसिडेंट्स होते हैं जो नए सीख रहे होते हैं, जब उनसे केस नहीं हैंडल होता है ना, दे गिव इट टू दी सुपीरियर्स, वो अपने सीनियर्स को दे देते हैं वो केस, भाई हमसे नहीं हैंडल हो, एंड दे ट्रीट इन द प्रॉपर वेल प्रोफेशनल वेल डिजाइंड मैनर, वो प्रॉपर तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। तो इफ़ यू हैव मनी, आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, कंसल्ट अ प्राइवेट डॉक्टर। नहीं है गवर्नमेंट डॉक्टर को कंसल्ट करो, लेकिन करो समय अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना ADHD की, ये भी बचपने से ही लगती है, उन लोगों को कहीं पे भी ना अटेंशन नहीं लगाने आता है, मतलब वो एक जगह कहीं पे भी फोकस नहीं रख सकते। जैसे आप उनको आधा घंटा अगर कुछ सिखा रहे ना, वो 10 मिनट बाद कुछ और करने लग जाएंगे आपके मुंह पे, आपको ऐसा लगेगा मेरे इंसल्ट कर रहा है, वो इंसल्ट नहीं कर रहा, वो उनकी प्रॉब्लम वो नहीं कर सकते। एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक वो अपना अटेंशन फोकस रख ही नहीं सकते। आप उनको थोड़ा देर लेके बैठोगे, एप्पल बॉल कैट डॉल ये सब सिखा रहे हो, आप अभी जी तक पहुँचे तो वो कहीं और निकल चुके रहेंगे, किसी और खिलौने में बिजी हो जाएंगे, बाल नोचने लगेंगे, गिनती करने लगेंगे, चीज़ें फेंकने लगेंगे ऐसा। और अगर आपने जानबूझकर उनसे अटेंशन को सीख कर रहा है कि जाने इधर ही फोकस रख, इधर ही, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, कुछ तो हाइपर काम करने लगेंगे ऐसा। तो इसको अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम डिसऑर्डर कहते हैं, ADHD।
या शॉर्ट में ADD भी कहा जाता है इसको। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये भी एक बच्चों में कॉमन डिसऑर्डर है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों में होता है, उनको उसके हिसाब से डील करना होता है, ठीक है ना। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, स्ट्रेस तो है ये सबको होता है, तुम लोग को पढ़ने का स्ट्रेस है कि हमें को पढ़ाने का स्ट्रेस है, जो कोई और काम कर रहा है तो काम का स्ट्रेस है, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का। नॉर्मल स्ट्रेस इज नॉर्मल, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आना दैट इज नॉर्मल। यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट, बैलेंस इट। उसको हैंडल कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, वन। जब ये ओवर हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन आने लगती है, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी अटैक आने लगती है, स्ट्रेस की वजह से इंसान पैनिक करने लगता है, देन इट इज़ डेंजरस, फिर ये डेंजरस है। समझ अच्छे से? सीवियर डिप्रेशन में, सीवियर एंजाइटी में यू मे सफ़र फ्रॉम हेलुसिनेशंस ऑल्सो। हेलुसिनेशन सुना है? अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं, ये परेत, बहुत परेत दिख रहे हैं इसको जिन्नात दिख रहे, आसिफ दिख रहे। दैट्स अ मेडिकल कंडीशन, दैट्स अ साइकोलॉजी। आपका ब्रेन जबरदस्ती कुछ भी इमेजेस जनरेट करने लगता है। हाउ डू यू सी विद योर आईज और व्हाट? आप आंखों से देखते हो क्या? कहाँ से देख रहे हो आप? तो अगर ब्रेन में मसला है तो आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता है क्या? बिल्कुल दिखा सकता है। सर मेरे को सब दिखने लग गया सर, मैं अब इस दुनिया का नहीं, अब मैं उस दुनिया नहीं, कुछ नहीं। दैट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऑक्सीपिटल लोब में कुछ तो मसला चल रहा है आपके, ओवर पैनिक की वजह से, ओवर एंजाइटी की वजह से, तो हेलुसिनेशन होने लगते हैं, अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती। कोई जानवर दिखने लगेगा, कोई मरा हुआ इंसान फैमिली का 10 साल पहले मर गया, आप दिख रहे हो, ऐसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। जैसे कई बार होता है कि किसी इंसान की गलती की वजह से उसका खुद का कोई बहुत चहीता इंसान मर जाए, तो फिर उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, क्योंकि उसने उस चीज़ को ले लिया ना, दिल और दिमाग पे ले लिया एकदम से। जैसे एक बाप था, उसकी गलती की वजह से उसका बच्चा उससे मर गया, उसकी किसी सिली मिस्टेक की वजह से, जानबूझ के नहीं, ना चाहते हुए मर गया, लेकिन वो तो ट्रॉमा में चले गए ना, कि बाय माई ओन सेल्फ आई हैव किल्ड माई ओन सन, वो तो ट्रॉमा में चल दिया। तो अगर ये सीवियर ट्रॉमा हो गया ना, ही विल बी सफरिंग फ्रॉम हेलुसिनेशन। आपको बड़बड़ाते दिखेंगे, वो बच्चों से बात करते हैं, बोले यहीं तो खड़ा है, दिख रहा नहीं क्या तुमको? ऐसा आपने देखा रहेगा ना, कोई बहुत चहीता जब बुझा जाता है तो उससे इंसान बात, इसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। समझ में आ रही से? ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इज इट वेरी मच क्लियर? और आजकल मार्केट में एक नया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा उसको वीडियो रोकना, ये कहीं बाहर वायरल हो गया। नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था तो इसके बारे में बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब कुछ हम लोग ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां पढ़ेंगे। तो 2 बीमारी आपको दिया है, पार्किंसंस डिजीज और अल्जाइमर डिजीज। यूजुअली ये दोनों बीमारी ओल्ड एज में लगती है। पार्किंसन की मैं आपको पहचान बताऊँ, आपने बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को देखा रहेगा, लाइक कभी कभी देखो उनका हाथ ऐसा ऐसा हिलता रहता है, नॉर्मल भी खड़े रहेंगे तो ऐसा ऐसा हाथ हिलता रहता है, या पैर ऐसा ऐसा शेक करते हैं, गर्दन ऐसे ऐसे शेक करती रहती है। दे आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस। कौन सी प्रॉब्लम है उनको? बोल, पार्किंसंस। और जो दूसरी प्रॉब्लम है अल्जाइमर, मैंने आपको एक दिन और भी बताया था शायद, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो लोग चीज़ें भूलने लग जाते हैं, अपने खुद के घर वालों को भूल जाते हैं, 2 मिनट पहले बोली हुई बात भूलने लग जाते हैं। इसको डिमेंशिया बोलते हैं, जब हमारी याद रखने की कैपेसिटी खत्म होने लगती है। इट इज कॉल्ड एज डिमेंशिया। क्या कहलाता है बोलिए? डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। तो अल्जाइमर और पार्किंसन ये दोनों ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ब्रेन के टिश्यूज़ में, सेल्स में, न्यूरॉन्स में दिक्कत आती है, केमिकल्स में दिक्कत आती है, और ये यूजुअली ओल्ड एज में होते हैं। दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक कंडीशन और है जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। एपिलेप्सी सुनो, हिंदी में सुने लगी, मिर्गी सुनो, उसको एपिलेप्सी बोलते हैं, उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। ये भी ना दिमाग से रिलेटेड बीमारी है, दिमाग के सेल्स में दिक्कत होती है तो एपिलेप्सी के अटैक आते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से? लेकिन इसका कोई ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, इसका कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। लाइक मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। हम लोगों के लोअर स्टैंडर्ड में ना, जब हम लोग छोटी क्लास में थे, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना, तो हमारे साथ हमारा एक बैचमेट था स्कूल में, BMC स्कूल में, उसका नाम नहीं बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। उसको मिर्गी के दौरे आते थे, उसको मिर्गी का अटैक आता था। तो वो मेंटली भी थोड़ा सा ना डिस्टर्ब रहता था, मतलब मेंटली भी वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहता था। समझ रहे? जैसे हम लोग ना उसको बहुत परेशान किए, क्यों झूठ बोलो, आज अफसोस होता है, लेकिन हम लोग बचपन में उसको बहुत परेशान किए, ठीक है ना। वो बैठा रहता था, हम लोग को म्यूनसिपालिटी में जब क्लासरूम कम पड़ती थी ना, तो बाहर दरी पे बिठाते थे, दरी बिछाते थे, उस पर बिठाते थे। वो बैठा रहता था ना, हम लोग उसके नीचे से दरी खींच लेते थे, बस्ता उठा के बाहर फेंक देते थे, उसका ग्राउंड में फेंक देते थे, बॉटल छुपा देते थे, टिफिन खा जाते थे। अब वो सर के सामने जाता था, मेरी बॉटल लिया, बॉटल लिया, सर भी उसको पिना के भेज देते थे। वो आता था, हम लोग भी हंसने लग जाते थे, हैं मार खाया, खुद ही मार खाया। ऐसा बच्चे थे, हम लोगों को ये सब नॉर्मल लगता था, ऐसा लगता था यही तो ज़िंदगी है, जी लो, उसकी गलती है, वो ऐसा क्यों है, उसकी गलती है। तो एक दिन ना उसको हम लोग बहुत तंग कर दिए, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। और वो इतना डिस्ट्रेस में चलेगा कि उसका एपिलेप्सी ट्रिगर हो गया और लेटा, और
चलो एपिलेप्सी के दौरे उसको पड़ने लगे। उसके बाद हम लोग सब कान पकड़ लिए थे भाई, आज के बाद इसको छेड़ना बंद। उसको जब देख लिए ना हम लोग, तो हम लोग ट्रॉमेटाइज हो गए। व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी अटैक, हमारी आंखों के सामने हमारे साथ बैठने वाला बच्चा, कैसे भी थे बच्चे थे, दिल तो बच्चों वाला ही था ना, है कि नहीं। जब उसको अटैक आते हुए हम लोगों ने देख लिया ना नीचे सारे लोगों ने, तो वी वर लाइक अरे मेरे ये क्या हो रहा है इसके साथ, और हम लोग एकदम ट्रॉमेटाइज हो गए, एकदम शॉक में गए ये क्या हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कभी उसको परेशान नहीं किया, उल्टा कोई दूसरा परेशान करता था तो उसको भरने लग जाते थे लोग, करे क्या इधर इधर बोल, क्या बोल रहा था बोल, दे उसकी बॉटल दे वापस के साथ। वो हम लोग को आके बताता था, मैं जा रहा था ना तो वो दुकान वाला मेरे को ऐसा ऐसा बोला, तो हम लोग उसके साथ चल, बता जरा कौन है वो दुकान वाला, दिखते तमीज़ में, सुने क्या अंकल, सुने क्या, बुलाओ क्या सर लोग को, बुलाओ क्या, अभी मार खा जाओगे, हाँ तमीज़ में रहने का, ऐसा ऐसा बोलना नहीं दोबारा ऐसा। हम लोग सब थोड़े से फिर समझदार हो गए तो उसको लेकर। तो एपिलेप्सी किसी ना किसी चीज़ से ट्रिगर होती है और लोगों को अटैक आते हैं। अगर वो ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसके झटके, उसके दौरे उनको पड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। 12th का बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर था ना, उसमें भी मैं ये चीज़ झेल चुका हूँ, पैनिक अटैक वाला केस। 12th का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है केमिस्ट्री का, और मेरे पीछे एक बंदा बैठा है और उसको आ रहा नहीं पेपर, उसको एंजाइटी चालू, पैनिक चालू। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब भी मैं भी स्टूडेंट था तुम्हारी तरह, टीचर थोड़ा ना था। अब वो मेरे को उंगली कर रहा है बार बार, भाई बताना, पीछे से ऐसा कपड़ा लिटरली ऐसा पूरी शॉर्ट ऐसा खींच ले रहा मेरी, ऐसा मैं ऐसा पीछे हिल जा रहा है, ऐसा पेन हिल जा रही मेरी, हाँ हट रहा है, दिमाग खराब रहा है एकदम, बाल खींच ले रहा है ऐसा, ये खींच ले रहा। अब मेरे को लग रहा है कोई फुकट इंसान है जो डिस्टर्ब कर रहा है, हर क्लास में रहते ना एक फुकट ऐसा, नीचे से पैर पे पैर मार रहा है, भाई बताना भाई बताना, और एकदम घबराहट, भाई बताना भाई फेल हो जाऊंगा, भाई बताना भाई बताना, एकदम से तंग करके रखा मेरे को। तो एक बार ना मैं ये हाथ से लिख रहा था ऐसा, और उसने मेरी लाली आस्तीन पकड़ के ऐसा खींच लिया, तो ऐसा पेन का निशान ऐसा आ गया। तो मैं घूमा, मैं बोला अब अगर तूने छू लिया ना मेरे को तो मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं सर को बोल दूँ अब टच मत करना तो मेरे को। मैं जैसे इतना बोला ना, वैसा बैठे बैठे ही स्टार्टेड शेकिंग, और शेकिंग छोड़ो, ऐसा पीछे गिरा वो बेंच पे, और ऐसा हाथ से उसका पैर एकदम दूर, यहाँ से पानी आ रहा उसके, ऐसा थूक आ रहा है ऐसा उसका बाहर, और चिल्ला रहा एकदम तेज तेज चिल्ला रहा। अब भाई मैं डर गया मैं वहीं खड़ो गया अपना पेपर छोड़ के, वहीं खड़ो गया मैं अपना पेपर छोड़ के, और मैडम को बोला मैडम मैडम मैं कुछ नहीं किया, अल्लाह कसम मैं कुछ नहीं किया, खाली मैं बोला मेरे को डिस्टर्ब मत कर। बोले डोंट वरी। उसको उठाए, उसकी चप्पल उतारे, उसका पैर ऐसा पैर है ऐसा मसले, हाथ मसले ऐसा बस मसले। फिर जब वो थोड़ा पानी नहीं पिला, उसके मुंह पे पानी मारे, जब वो नॉर्मल हुआ ना तो उसको सारे बच्चों से अलग टीचर ने अपनी बेंच पे बैठा दिया, और एक एमसीक्यू खुद ही बता दिया, बोले लिख ले बेटा तो। उसको पैनिक अटैक, एंजाइटी की वजह से उसको पैनिक अटैक आ गया। फिजिक्स का पेपर था बराबर, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स का पेपर। उसको एमसीक्यू और एक दो डेरिवेशन खुद ले जाके टीचर ने लिख करिए ऐसे। तो ये दो टाइम पर मैंने अटैक्स आते हुए देखे, एक बार एपिलेप्सी का अटैक और एक बार पैनिक का अटैक। और ये पैनिक वाला अटैक जो था ना, ये मैंने बड़ेपन में देखा है, तो ये तो मैं लाइफ टाइम नहीं बोलूँगा, तुम्हारी एज का था मैं। एपिलेप्सी तो चौथी पाँचवीं में थे हम लोग, छोटे उम्र की बात है। ये पैनिक वाला मैं तुम्हारी एज का था, फिजिक्स का पेपर चल रहा है, उसमें जब वो बंदा चालू किया ना ऐसा ऐसा, मैंने कसम खा लिया दोबारा किसी को एंजाइटी की सिचुएशन में चिल्लाऊंगा नहीं, भड़कूंगा नहीं भाई, मेरे सर पे आ जाएगा, नहीं तो है कि नहीं। खैर, तो एपिलेप्सी के बारे में आपको दिया नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है ना। हाँ, पार्किंसन और अल्जाइमर दिया, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछ सकता है, रीजन पूछ सकता है, वो आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा है देखो पार्किंसन के बारे में, डीजनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द सीएनएस कॉजिंग पार्किंसन डिजीज। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक स्पेशल केमिकल बनाते हैं जिसको डोपामाइन केमिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? डोपामाइन सुना है आपने? डोपामाइन सुना है? ये वो केमिकल है जो हमको किसी भी चीज़ की आदत लगाता है। ये वो केमिकल है जो हम लोगों को किसी भी चीज़ की आदत लगाता है। वी स्टार्ट फीलिंग प्लेजर्स, हमको प्लेजर्स फील होने लगते हैं। लाइक मोबाइल चलाओ, रील देखते रहो, अपने को अच्छा लगता है ना, हाँ मज़ा आ रही, क्योंकि वो देखने से हमारे ब्रेन में क्या रिलीज़ होता है बोल? डोपामाइन। क्या रिलीज़ होता है बोल? डोपामाइन। जिनको जिस चीज़ की भी नशे की आदत है, सिगरेट हो, स्मोकिंग वगैरह या अल्कोहल वगैरह, वो कंज्यूम करने से उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ होता है, डोपामाइन हिट मिलता है उनको, इसलिए उसकी आदत लग जाती है हम लोगों को। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कोई भी आदत छोड़नी है ना, तो आपको डोपामाइन फास्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोल? डोपामाइन फास्टिंग। 21 दिन आपको उस आदत को हाथ भी नहीं लगाना है, 21 डेज। शुरू में आपको बहुत एंजाइटी होगी, बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को डोपामाइन चाहिए और मिल नहीं रहा है। लेकिन एक बार जब दिमाग को रियलाइज़ हो जाएगा कि अब ये नहीं मिलने वाला है, तो वो उस कंडीशन को ख़त्म ही कर देगा, तो वो आदत आपकी छूटेगी, बिल्कुल छूटेगी। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत है।
समझ में आ रही चीज़ है। और अगर किसी काम को आप बार बार करोगे और एक बार उस काम की वजह से आपको डोपामाइन हिट मिलने लग गया, तो आप वो काम नहीं करोगे तो आपको खराब लगेगा। जैसे आप बार बार पढ़ाई कर रहे हो, शुरुआत में आपको कंटाल आएगा, लेकिन एक बार आपको उसकी आदत पड़ गई और पढ़ाई करने से आपके दिमाग में डोपामाइन हिट आने लगा, तो अब आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपको अजीब सा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो डोपामाइन ना बहुत काम का केमिकल है, इसके बारे में कभी जानकारी निकालना, रिसर्च करना। ये आपकी आदतों को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो होता क्या है, जो हार्मोन्स डोपामाइन को रिलीज करते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, कुछ लोगों में ये हार्मोन डिजनरेट होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन खत्म होने लग जाते हैं। तब उनको जो कंडीशन होती है, वो कौन सी कंडीशन होती है? पार्किंसंस डिसऑर्डर। देख क्या दिया वर्धन, न्यूरॉन द सीएनएस कॉजेस पार्किंसन डिजीज। सिम्टम क्या क्या बेटा इसके देखो, डेवलप ग्रेजुअली, अचानक से किसी के सिम्टम एकदम वर्स्ट नहीं होंगे, धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे से ट्रिमर स्टार्ट होगा, फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, पूरी बॉडी में ट्रिमर आने लगेंगे, है कि नहीं? धीरे धीरे इसके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। ग्रेजुअली ओवर द ईयर सिम्टम्स आर ट्रिमर्स, ऐसा ऐसा हाथ पैर शेक होता है, गर्दन ऐसे शेक होती है, इसको ट्रिमर बोलते हैं, कापना, इसको क्या बोलते हैं? बोल ट्रिमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। स्टिफनेस, ऐसा अकड़न जैसा आने लगता है, जैसे हड्डियाँ ऐसे अकड़ने लगती है, हाथ ऐसा अकड़ने लगता है, ऐसा मुंह ऐसा करने लगता है, समझ लो, स्टिफनेस आने लगती है मसल्स के अंदर। आगे देखेंगे बेटा, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, जाहिर सी बात है उनको बॉडी बैलेंस करने नहीं हो रही तो उनको चलने नहीं होता है, दो जन का सपोर्ट लगता है चलने के लिए। बैलेंसिंग, बॉडी का बैलेंस नहीं कर पाते, गिरने पड़ने लगते हैं, कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्या बेटा, अल्जाइमर डिजीज। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। अभी बताएगा डिमेंशिया किसको बोलते हैं, मिला वो वर्ड डिमेंशिया किसको बोलते हैं? डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी, जब मेमोरी, इंटेलिजेंस खत्म होने लगता है दिमाग का, सिर्फ मेमोरी नहीं, इंटेलिजेंस भी खत्म होने लगे, आप उसको कुछ सिखा नहीं पाओगे ऐसे इंसान को, ठीक है ना। देखेंगे, इट्स इंसिडेंस इंक्रीजेज विद द एज, बढ़ती उम्र के साथ अल्जाइमर का चांसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, शोइंग द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, दिमाग की जो कॉग्निटिव फंक्शन है, दिमाग की जो दिमागी सलाहियतें हैं, वो क्या होने लगती है बेटा? खत्म होने लगती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, थिंकिंग, इंसान सोच समझ नहीं पाता है, रिमेंबरिंग, चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, रीजनिंग नहीं कर पाता, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है कि नहीं। बिहेवियर एबिलिटीज, बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं उसके, टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इंटरफेयर्स विद द पर्सन्स डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज, और इस हद तक चीज़ों में बदलाव आ जाता है कि उसकी डेली लाइफ जो जीना चाह रहा है वो भी डिस्टर्ब रहती है उसके, सो जी नहीं पाता है प्रॉपर। It occurs due to loss of cholinergic and other neurons in the CNS. एसिटिलकोलिन पढ़े थे? एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको बनाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन, वो डैमेज होने लगते हैं सीएनएस के अंदर, ठीक है ना। तभी आपको अल्जाइमर लगता है। और एक प्रोटीन है जो हमारे, एक अमीनो एसिड है जो हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है, इसकी वजह से भी अल्जाइमर होता है। कौन सा? एक्यूमुलेशन ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एमिलॉइड प्रोटीन। अगर ये जमा हो रहा है आपकी बॉडी में तो भी आपको अल्जाइमर होता है, ठीक है ना। देयर इज नो क्योर फॉर अल्जाइमर। अल्जाइमर का कोई इलाज है क्या बेटा? नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट के जरिए इस बीमारी को प्रोग्रेस होने से क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है, कि जल्दी जल्दी बढ़े ना, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। बट ट्रीटमेंट स्लोज डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज एंड मे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ, with this your nervous coordination is completely finished. Now what we have to start? Chemical coordination. समझ में? ये इतना बड़ा नहीं है, इसमें आपको खाली पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर पढ़ना है डिटेल में बस, और बाकी सब पूरा थ्योरी है, याद रखने वाली चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल बी स्टार्टिंग विद केमिकल कोऑर्डिनेशन। अभी ये डायग्राम बनाओ, देन यू मे लीव।